ओके चलिए फिर अब बात करेंगे मार्केट की। और इस समय काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार इस समय इनफैक्ट थ्रू द डे। और निफ्टी और बैंक निफ्टी शायद आपको बहुत कुछ बताएगा नहीं, लेकिन असली खेल जो है वो आउटसाइड द इंडेक्स सबसे इम्पोर्टेंट ब्यूरो इंडिया विक्स 24 के पार निकला इंडिया विक्स। और ऐसा नहीं है कि कोई रेंज बहुत बड़ी है, छोटी रेंज में वॉलेटिलिटी है, उसी ने काम कर दिया। और गिरावट आई है मिड कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स में इनफैक्ट आज बड़ी गिरावट आई है और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी ख़राब है। निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट हैं और फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस के बीच में। अच्छा, ऐसा नहीं है मार्केट ने आज आपको ट्रेड्स नहीं दिए, मार्केट ने आपको ट्रेड्स बहुत शानदार दिए। और अगर आपने उनको पकड़ा है और सही से वो थोड़े कम लालच में, और जो हमने सुबह बात की थी एक घंटे के ट्रेड्स अगर लिए तो अच्छे ट्रेड्स दिए मार्केट ने आपको। लेकिन हाँ, ये है कि वो वन वे तेजी पे थोड़ा ब्रेक लगा, थोड़ा वॉलेटिल आएगा। जब अब बात करें रणनीति की, आई मीन इंडेक्स की पोजीशनिंग की, अमूमन 24 के विक्स ऑप्शंस एक्सपेंसिव, क्या ये राइटर्स को इनवाइट कर रहे हैं? डायरेक्शनल ट्रेड देना मुश्किल होगा इसमें थोड़ा सा, या फिर छोटे से ट्रेड होंगे? व्यू क्या रहेगा निफ्टी? मेरा एक व्यू ये बन रहा है कि मार्केट में इस समय एक आप बेस्ट केस आउटकम को धीरे धीरे प्राइसिंग करते जा रहे हैं। और इसके लिए 3 जून तक शायद उसको फुल्ली प्राइसिंग कर लेंगे और 4 जून को फिर बहुत कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। और 4 जून के बाद ऑब्वियसली ये विक्स कोलैप्स करेगा और उसके बाद हम देखेंगे वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स एक क्लियर कट वर्डिक्ट इलेक्शन का आ जाए उसके बाद। लेकिन निफ्टी जो है वो आज की रेंज देखिए आप, निफ्टी का एक रेंज देखिए आज कुल मिलाकर निफ्टी 110 पॉइंट की रेंज में, मतलब आधा %। 22,890 का लो है, 22,998 का हाई है। 109 पॉइंट है एक्चुअली, टेक्निकली 110 भी नहीं है। और 110 पॉइंट इस निफ्टी पर एग्जैक्ट आधा % है। आधा % भी पूरा नहीं हुआ, आधे % से कम। तो बहुत छोटी रेंज रही है, लेकिन विद इन दैट घंटे की ट्रेड, अगर आप एक घंटे की ट्रेड ले रहे हैं, उसने काम किया है। अभी रेंज क्या है? 22,875 से 23,025। मेरे ख्याल से इसी रेंज में आपको काम करना होगा। 22,900 के पास खरीद लें, 22,875 का स्टॉप लॉस, 23,000 के पास बेच दें, 23,025 का स्टॉप लॉस। दोनों चीज़ें करें बेसिकली, गिरावट में खरीदारी करें, रैली में सेलिंग करें। ये एक अप्रोच है जो काम करेगी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में इंट्राडे देखिए आप कितने इंटरेस्टिंग है। मैं 3-4 इंट्राडे चार्ट्स देख रहा था। पहले तो बैंक निफ्टी खुद का इंट्राडे चार्ट आ जाएगा आपके स्क्रीन पर, वो देखिए। ये जहां खुला वहीं टॉप बनाएगा, उसके बाद से इंट्राडे वोलेटिलिटी जोन, बिल्कुल। उसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर भी आप देखेंगे 22,000, 22,050, 22,100 एग्रेसिव कॉल राइटिंग है यहाँ पर भी आप उसी जोन को देख रहे हैं। आई थिंक HDFC बैंक ने आज थोड़ा सा फ्लैटेड और डिसीव किया। सुबह लग रहा था कि HDFC बैंक में एक अच्छा मूव आ रहा है, लेकिन वो फिर पंक्चर हुआ। अब दोबारा कोशिश हो रही है HDFC बैंक में, ये इंटरेस्टिंग होगा। और ICICI बैंक, किसी भी चार्ट में कोई डायरेक्शन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो इसके लिए, और वो इसलिए क्योंकि हम एक बड़े इवेंट के करीब बैठे और बड़ी रैली हो चुकी है। 4-5 दिन में अच्छी रैली हुई है इन सभी स्टॉक्स में और इंडिसेस में। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। मुझे लग रहा है कल भी हो सकता है कि मार्केट इसी तरीके के मूव्स दिखाए आपको, और फिर थर्सडे और फ्राइडे को शायद बड़े मूव्स आए, पॉसिबल है। ओके, तो ये है इंडस्ट्रीज पर आप देखें अप्रोच। और देखिए छोटे ट्रेड्स आप ले सकते हैं कन्विंसिंगली। 50, 60, 70 आई थिंक टोटल एंटायर की रेंज ही करीब 110 पॉइंट की रही है। तो उसमें से अगर आप देखें 70-80 पॉइंट की डायरेक्शनल ट्रेड मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मीनवाइल इसमें कोई राय नहीं कि सुबह हमने आज फार्मा में बहुत अच्छे ट्रेड्स पिक किए थे, और हमने मेटल्स में ट्रेड बहुत अच्छे पिक किए थे। पिक करेंगे ट्रेड्स, लेकिन एक बार मैं आपको 2-3 स्टॉक्स बताता हूँ जो कि क्रिटिकल रहेंगे इस क्लोजिंग में। पहला रखिएगा हीरो मोटोकॉर्प, आपकी स्क्रीन पे आएगा 5173 पर ट्रेड करता हुआ। मैं अभी तो नहीं, थोड़ी समय का अभाव है, लेकिन मैं कुछ देर में आपको इसके रोलोवर्स फिगर दिखाऊंगा। OI 31% शेयर हुआ। ये क्वाइट नेचुरल, आई मीन करंट सीरीज में OI शेयर होगा क्योंकि अब रोलोवर स्टार्ट हो चुके हैं। बट एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, एक्यूट स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं, ऑप्शन एक्टिविटी वेल सपोर्टेड, हीरो मोटोकॉर्प पे मेरी क्लोजिंग पे रहेगी। स्ट्रॉन्ग स्टेट्स चार्टिकली वेल प्लेस्ड, पहला स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प। उसके बाद दूसरा स्टॉक होगा वो है HDFC AMC। हमें जो मैं सुबह बात भी कर रहे थे इस स्टॉक पे, प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1% एज ऑफ नाउ ट्रेड करता हुआ। हल्का सा अगर आप देखें 4,000 के जोन में टर्बुलेंस इस स्टॉक में आती है। लगभग 3 वाइल्ड हायर शेडोज इसी रेंज में परसिस्ट करती है। तो HDFC में AMC मेरा दूसरा काउंटर रहेगा। और कंसिडरिंग क्रूड प्राइसेस, आई थिंक एक कंफर्ट एशियन पेंट्स के चार्ट्स में विजिबल है। एशियन पेंट्स काफ़ी समय बाद अपने शॉर्ट टर्म 2 यानी 10-20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इतने स्ट्रांगली बैठा हुआ है। 51% रोल ओवर, ये 3 स्टॉक्स जहां पर मेरी नजर रहेगी। जी हाँ वीरू, और इनफैक्ट यही स्टॉक्स मैं भी लिस्ट कर रही थी क्योंकि ये सारी वो कंजम्पशन थीम
की तरफ इशारा कर रहे हैं एंड आई एम गेसिंग ये आईएमडी के फोरकास्ट के बाद मोमेंटम वापस लौटता हुआ इन काउंटर्स में। चलिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स यहाँ पर आप गौर करिएगा। डीवीज लैब एक और सत्र जहाँ पर अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है नंबर्स के बाद। ग्रेसिम में आज करीब 2% तक का इजाफा और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां चाहे वो HDFC लाइफ हो या फिर SBI लाइफ, दोनों में तगड़े वॉल्यूम्स पर आज हम देख रहे हैं खरीदारी। 2% का इजाफा देखने को मिला है। कल सन टीवी बेहद शांत था नंबर्स पर, आज 5% ऊपर। एक्साइड में एक अच्छी खासी तेजी और बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हम वैसे भी जानते हैं फोरफ्रंट पर रहे हैं। आज शाम को अमराजा के नंबर्स का इंतजार रहेगा। जुबलिएंट फूड में एक फॉलो थ्रू आया है। मैक्स फाइनेंशियल एक और स्टॉक जहां पर खरीदारी की पोजीशंस बनी है। मंदी की तरफ BPCL करीब 1.5% नीचे। अदानी पोर्ट में वो करेक्शन का सिलसिला जारी। कोल इंडिया और NTPC जैसे दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कुछ बैकफुट पर ट्रेड। वोडाफोन आइडिया आज थोड़ा सा फिसलता हुआ लेकिन अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग। एक आउट परफॉर्मर डिफेंस दिग्गज में हैल करीब 3% नीचे। इन्फो एज, ABB इंडिया ये दूसरे लूजर्स रहे हैं आज के कारोबार में। तो ऐसे में जहां पर मार्केट लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है उस बड़े इवेंट से ठीक पहले, और इससे पहले हमने एक बहुत तगड़ी तेजी देखी भी है, क्या ट्रेड लिया जाए, इस पर हमारा पैनल आपकी मदद करेगा। फंडामेंटल्स पर मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, रचना वैद, अमित सेठ, जीतेन गेडिया और सचिदानंद उतेकर से बात करेंगे 2:15 बजे। सुमित आपको डिटेल्स देंगे आज जो 3-4 ब्लॉक डील्स हुई हैं, कितना माल बिका और स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद 2:20 पर एस्ट्रा माइक्रोवेव बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा लेकिन आगे का आउटलुक FY25 कितना दमदार साबित होगा, कंपनी के डायरेक्टर अतीम काबरा से होगी बातचीत। 2:30 के आसपास यतिन आपको बताएंगे कि बैटरी स्टॉक्स में इस समय आज कल इलेक्ट्रिक तेजी क्यों दौड़ रही है। 2:45 पर कल आने वाले नतीजों पर चर्चा। टाटा स्टील, बाटा, कमिंस, कई सारे वायदा की कंपनियां हैं जो अपने नतीजे पेश करेंगी, उस पर बात होगी। 2:50 पर आज मार्केट बिग वॉइस में DR चोकसी फिनसर्व के MD देवेंद्र चोकसी हमारा साथ देंगे। फिर डीलिंग रूम की तरफ चलेंगे। BTST, STBT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और इवेंचुअल क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए पैनल तैयार है हमारा और शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, कोई ट्रेड समझ में आ रहा है इस समय? एक्चुअली नहीं करना चाहिए, करना है तो जरूर 1-2 ट्रेड है लेकिन ना करें तो अच्छा है। यहाँ की बातें करें, अब दिल्ली कैसा लग रहा है वैसे बातें करें तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी दे देता हूँ। पेंट स्टॉक दोनों अच्छे लगते हैं, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स में शायद एक आपको मिलना चाहिए, कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से ब्रेकआउट मिला है वो मिला है करीब कह सकते हैं अराउंड 492 493, टारगेट 505। ओके, टारगेट 505। एक काम करते हैं गाबा सर, हर्षिता को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीरू मुझे आज 2 जगह ले गए थे लंच के लिए। हाफ लंच एक जगह कराया, हाफ लंच दूसरी जगह कराया। अब मैं सोच रहा हूँ कि वीरू कोई तीसरी जगह भी ले जाए तो और अच्छा रहेगा क्योंकि मार्केट में अब इसी तरीके से टाइम कट करना पड़ेगा। कुछ नहीं हो रहा। और प्रकाश सर मैं बताऊँ, दिल्ली की तो बात करो ही मत आप, ऐसा टेम्परेचर है कि पूछिए मत। आप मुंबई की बात कीजिए, आप नैनीताल की बात कीजिए, आप डलहौजी धर्मशाला की बात कीजिए। मैं अनुज और मेरे ख्याल से गिन के 10 सेकंड के लिए बाहर निकले होंगे ना। बिल्कुल है? बस किसी तरीके से लौट आया हर्षिता, यकीन मानिए। 48, 45, 47 टेम्परेचर, मतलब घर में ही रहें, छत के नीचे रहें, कुछ खाते पीते रहें, वही बढ़िया हर्षिता, यकीन मानिए। वीरू बिलीव मी, यहाँ पर भी स्थिति खराब है और यहाँ पर अलग टेंशन है कि थर्सडे ऑनवर्ड्स BMC 5% का पानी कट भी करने वाला है, उसको लेकर अतिरिक्त स्ट्रेस हो गया है। तो हम सब एक ही बोट में हैं, यकीन मानिए, सबकी धुलाई होने वाली है गर्मी के चलते। चलिए अगला ट्रेड मानस की तरफ चलते हैं। मानस बताइए, हम मौसम की बात करना चाहते हैं आप भी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही क्लाइमेट है जैसा दिल्ली में है। बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और देखिए हम लोग की आदत भी छूट गई है बाहर निकलने की। तो अगर बाहर 15 सेकंड आधे मिनट के लिए भी खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल बर्न हो जाएंगे, ऐसा बहुत बहुत ज्यादा गर्म है। तो आपको कूल रख सकता है आज के दिन, कंसिडरिंग मार्केट तो है वैसे बोरिंग। एंटरटेनमेंट जो होना था अब तक हो चुका, वापस कल परसों में लौटेगा तो बात अलग है। बिल्कुल, मैं स्टॉक बताऊं? जी जी जरूर। जो देखिए ऐसा था कि हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की राय रहेगी।
कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और देखिए जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर कोई भी ट्रेंड में रिवर्सल नहीं है। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक एक सेफ पिक हो सकता है। करंट लेवल्स पे आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 5099 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आने वाले 2 दिनों के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए और 5325 के आपको टारगेट सेट करने हैं हीरो मोटोकॉर्प में। अगर चाहे तो जून मंथ का 5200 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 250 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 199 का स्टॉप लॉस लगाना है और इस ऑप्शन में 350 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। ओके तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प, और यही आई थिंक मेरा पहला स्टॉक भी था हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे जून की 5200 की कॉल आपको लेनी है, 250 रुपए। हीरो मोटोकॉर्प एट डे हाई, स्ट्रॉन्ग मूव, दिन के सर्वोच्च पे ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर की कॉल हो गई, मानस की कॉल हो गई। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी मैं इस समय पिक करूंगी तो शॉर्ट साइड पे करूंगी। जिंदाल स्टील के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं। छोटा सा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है हमें, कोई मल्टी डे वाली बात नहीं है, लेकिन मई के फ्यूचर्स को अगर शॉर्ट करते हैं 1062 के एसएल के साथ, तो यहाँ पे डाउन साइड पे मॉर्निंग लोज दोबारा से विजिट हो सकते हैं, विच इज अराउंड 1050 एंड 1045। कुछ चीज बैठ जाती है ना, बैठ ही जाती है। जिंदाल। मैं वो ये वैसे जिंदल होता है, लेकिन वो जिंदाल बैठ गया है वो मूवी के बाद से। तो वो गावा सर भी जिंदाल ही बोलते हैं और वो पूरा आई थिंक इसको बोलते हैं जिंदाल और वेदांता को बोलते हैं वेदांत, है ना? तो वो आदत पड़ गई प्रकाश। बिल्कुल। चलिए खैर बाकी की ट्रेड्स लेते हैं। आज थोड़ा सा हम टाइम ऐसे ही स्पेंड करेंगे। अमित सेठ को के पास चलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून विनेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ एक कॉन्ट्रा ट्रेड है। अगर इसको देखें तो इसने अपना 562 का सपोर्ट, स्विंग सपोर्ट जिसने अर्लियर ब्रेक किया था उसको रिकवर किया है। रिसेंटली स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा भी रिकवर किया है और जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने 50 डेमा की तरफ जा रहा है, तो एचडीएफसी लाइफ बाय करें। 575 के लगभग इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 568 का और टारगेट्स रहेंगे 588 के। लाइफ में एक अच्छी खासी तेजी का ट्रेड आप पकड़ रहे हैं। अच्छा अमित, आपसे हमने पहले पूछा नहीं, ये साइक्लोन का कुछ इम्पैक्ट पड़ा क्या? मौसम बदला है? जी मैम, अच्छा खासा इम्पैक्ट है। इनफैक्ट कल सारा दिन बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गई थी कल कलकत्ता में, और वेदर पे काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट है। काफी प्लेजेंट वेदर है यहाँ पे फॉर अ चेंज। तो कलकत्ता इज अनलाइक अदर सिटीज। फिलहाल तो वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे। जैकेट तो मुझे लगा ऐसे कंफर्टेबली बैठे हैं, बाकी सब जिनको गर्मी लग रही है उन्होंने जैकेट उतार दिए। वीरू के कारण अलग होते हैं। चलिए अब अगला ट्रेड जतिन का। जतिन बताइए, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा भी लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा। हमें लगता है कि सिंजीन में एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है। क्रूशियल फिबोनाची सपोर्ट्स पे आके एक बुलिश कैंडल बना रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमें लगता है पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो 666 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट रहेंगे 710 और 724 के। तो ये आपकी कॉल आपके स्क्रीन पे, और ऑलमोस्ट सिंजिन 680 एक लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ स्टॉक का। मयूरेश गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आपकी जो शॉपिंग लिस्ट है उसमें क्या अपीयर हो रहा है, पहले उससे बात करते हैं, फिर कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी आपकी बाय कॉल क्या है इस वक्त की? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक जो सिनेरियोज बिल्टअप हो रहे हैं इलेक्शन के आउटकम को लेके एंड द सिनेरियो आफ्टर दैट कि बजट सत्र में क्या पेश हो सकता है, हमें लगता है आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स विल स्टिल बी अ कंटिन्यूइंग थीम फॉर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। और इसको मद्देनजर रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर related stories definitely focus में रहनी चाहिए. So I've repeated a few stories last week, stories like Welspun Corp, Jindal Saw as an example, जहाँ पे key triggers are pipeline itself is expected to increase from 6% to 15% जो 16,000 किलोमीटर है वो 27,000 किलोमीटर यानी 11,000 किलोमीटर ऐड करने अगले कुछ वर्षों में, जो ये प्लेयर्स के लिए बहुत एडवांटेजेस होते हैं. Apart from that, Saudi Arabia is having a huge plan
both in terms of pipelines as well as the desalination projects. और इसका मद्देनजर रखते हुए जो DI pipes डाल रही है कंपनीज, वेलकॉम भी डाल रही है, जिंदल्स को भी डाल रही है, वेरी डिसेंट ऑर्डर बुक, मार्जिन्स अच्छे खासे हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है. तो मुझे लगता है ये दो स्पेसेस बहुत अच्छे हैं. बैंक्स as a theme, in my opinion, selectively should continue doing well. Large caps में Axis Bank has a clear disclaimer which we continue holding in our global portfolios. ICICI Bank या स्टेट बैंक्स में, I think State Bank of India, लार्जर नेम्स में ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो स्ट्रक्चरल टेलविंड्स होंगे इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ, जो डिपॉजिट्स की ग्रोथ वापस आएगी ट्रैक पे फ्रॉम द सेकंड हाफ, एंड जो बाकी के पैरामीटर्स हैं इंक्लूडिंग कॉस्ट टू इनकम, प्रोविजनिंग, एसेट क्वालिटी आर ऑल एट अ रीजनेबल लेवल, और वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं नहीं, स्पेसिफिकली फॉर अ बैंक लाइक SBI. तो मुझे लगता है आई थिंक डोमेस्टिक फोकस थीम्स, industrials, banks, and consumption related, consumer durables and discretionary, I think these themes should continue doing. ओके, आपका कॉल आपके स्क्रीन पे वेस्टर्न कॉप. मीनवाइल वो हीरो मोटर कॉर्प लेके आई है. ये ट्रेड शुरुआती कमेंट्री में मैंने मेंशन किया था, भाव था 51-71 का. अब आपकी स्क्रीन पे भाव आएगा, इट्स 5217 डे हाई की डिरेक्टरी में. मानस, आपने भी एक कॉल रिकमेंड की थी और डे हाई पे ट्रेड करते हुए. तो फर्स्ट ट्रेड आई थिंक जो बहुत अच्छा स्विंग जनरेट कर रहा है वो ये है. मीनवाइल एक स्टॉक लेके आई है, दैट्स आई थिंक फोर्टिस हेल्थ केयर 463.35 पे डे हाई पर. और ये जो लास्ट वीक भी करीब 480 की डिरेक्टरी में स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड कर रहा था. मयूरेश, हल्का सा कमेंट आपका, एक छोटा सा कमेंट फोर्टिस पे, क्योंकि अक्टूबर 2000 पोस्ट कोविड जिस स्टॉक ने अपने हायर ट्रेजेक्ट्रीज को होल्ड किया है और जनरेट भी किया है फ्रेश हायर ट्रेजेक्ट्रीज, वो है फोर्टिस. मुझे याद आता है उसका भाव था करीब उस वक्त 120 रुपये के आसपास. ना इट्स 463. अभी डोमिनेट करेगा क्या इस हॉस्पिटल सेगमेंट को ये? हाँ वीरू, आई थिंक काफ़ी पॉसिबिलिटी है. तो आई थिंक बोथ फोर्टिस और मैक्स दोनों को नज़र रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, आई थिंक दैट हैज शोन अ वेरी स्टेडी इंक्रीज. ये जो थेरेपीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नए यहाँ पे आई थिंक इनको अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है. एंड ऑब्वियसली आई थिंक जो एक अंडरलाइन थीम है फॉर द सेक्टर एज अ होल, मेडिकल टूरिज्म, दैट इज एक्सपेक्टेड टू कंपाउंड एट अ वेरी गुड पेस. ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक जो डीलेवरेजिंग हो रही है बैलेंस शीट के ऊपर, आई थिंक दैट इज exemplary in the sense that it will वहाँ पर संपर्क दोबारा टूट रहा है, लेकिन फोर्टिस आपकी स्क्रीन पर एकदम टाइमली मीरू ने इसे पकड़ा और स्टॉक करीब 10 रुपए ऊपर है. अच्छा, एक स्टॉक गाबा जी, उस पर आपकी राय लेना चाह रही हूँ. कल सन टीवी नंबर्स के बाद रिएक्शन बहुत ही फीका था. आज एक कैचअप देखने को मिला, क्लियरली शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, क्योंकि प्राइस एक्शन 5% का, OI एडिशन करीब 8% घटता हुआ OI में जो बदलाव है 674 पर ये फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है. क्या सलाह होगी, अब क्या लग रहा है जून के महीने के लिए? जो रिवाइव हुआ है लोअर लेवल से करीब 637 638 से काफी अच्छा हुआ है. सेटअप देखें तो अब वो ऑन है. सेटअप के हिसाब से 700 जाना चाहिए. वक्त लग सकता है उसके लिए. क्या ये आज ले और आज होगा? नॉट पॉसिबल. यहाँ थोड़ा रेसिस्टेंस है 680 का, वो पार कर देगा और लगता है पार कर ही लेगा, फिर 700 जाएगा. लेकिन स्टॉप डीप है, स्टॉप होगा करीब 652 का. अगर वो ट्रेड करता है, ट्रेड बनता है, तो फिर 700 के लिए पॉसिबल है, लेकिन स्टॉप डीप चाहिए. टॉप लगेगा अगर आप सन टीवी में ट्रेड लेना भी चाहते हैं. लंच की बात हो रही थी तो दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं. एक जुबलिएंट फूड करीब 2.5% ऊपर, और सुबह में भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे. इनफैक्ट कल से वो पोजीशंस अच्छी खासी तेजी की बनती दिखाई दी है. और दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल एकदम शांत था तो वहां पर एक पिकअप देखने को मिला, करीब 2-2.5% तक का इजाफा इधर भी नजर आ रहा है. इन स्टॉक्स पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज कई सारी ब्लॉक डील्स हम मेंशन कर रहे थे प्री ओपन से ही मार्केट में आएंगी. उसमें टिमकेन इंडिया है, PB फिनटेक है, कॉनकॉर्ड बायो, आइनॉक्स विंड, इन सब में अच्छे खासे सौदे हुए और कुछ में तो हाथों हाथ लिया गया है. आप स्टॉक देखेंगे, एक आउट परफॉर्मर टिमकेन इंडिया डेफिनेटली है. सुमित हमारे साथ है ज्यादा डिटेल्स देने के लिए. सुमित, तो आज बड़े ब्लॉक्स का दिन था, जिसमें आज सबसे पहला नाम तो टिमकेन था, जहां प्रमोटर अपना स्टेक बेचते हुए दिखाई पड़े. करीब 6-6.5% के आसपास की इक्विटी का एक ब्लॉक हुआ और रफली 3,913 रुपये पर शेयर के आसपास ये सौदा होता हुआ दिखाई पड़ा. रफली 1,597 करोड़ रुपए के आसपास के एक ब्लॉक यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़े.
फिर आती है बारी आइनॉक्स विंड की। आइनॉक्स विंड के केस में भी करीब 6.5% इक्विटी का सौदा है। आपको शुरुआत में भले ही 25% इक्विटी दिखाई पड़ेगी, लेकिन आइनॉक्स विंड के केस में जो इनका इक्विटी स्ट्रक्चर है उसका अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, आपको 30 करोड़ शेयर दिखाई पड़ेंगे इसकी टोटल होल्डिंग के, लेकिन एक्चुअल में बोनस आया था तो कुल इक्विटी करीब 130 करोड़ शेयरों के आसपास की है, जिसकी वजह से इनकी जो ब्लॉक डील है रफली 6-6.5% के आसपास है और 150 रुपये पर शेयर पे सौदे हुए हैं। करीब 1237 करोड़ रुपए के आसपास की ये ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़ी, जो कि कंपनी कुल मार्केट कैप का 6-6.5% के आसपास का हिस्सा है। पीबी फिनटेक 55 लाख शेयरों का यहाँ पर भी एक ब्लॉक डील हुआ है और करीब 1.25% के आसपास की इक्विटी ने यहाँ भी हाथ बदला है और रफली 750 करोड़ रुपए के आसपास की ये ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़ी हैं। और लास्टली कनकॉर्ड बायोटेक, जहाँ पे 37 लाख शेयरों के आसपास का एक सौदे हुए हैं, करीब 3.5% के आसपास की इक्विटी यहाँ भी बिकते हुए दिखाई पड़ी है और रफली 519 करोड़ 520 करोड़ रुपए के आसपास के सौदे यहाँ पर भी पड़ते हुए दिखाई पड़े हैं। तो अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो मोटा मोटा रफली 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए के ब्लॉक डील्स आज सुबह ही होते हुए दिखाई पड़े। तो आपको आज के FIDI के नंबर्स भी शायद बड़े दिखाई पड़े, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा। तो कई सारे दरअसल लार्ज ब्लॉक्स आज हुए हैं, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग था टिमकेन इंडिया। टिमकेन इंडिया में जैसे हम सुबह भी बातचीत कर रहे थे कि इनकी जो प्रोमोटर्स हैं, फॉरेन प्रोमोटर्स हैं, सिंगापुर में बैठते हैं, उन्होंने कुछ स्टेक ऑफलोड किया। 180 डेज का लॉक इन पीरियड रहेगा उस समय तक, लेकिन हाथों हाथ लिया गया इस पर्टिकुलर ट्रेड को 4153 के लेवल्स। आप ट्रैक करते हैं क्या मयूरेश टिमकेन को? But I think the move has been stellar. अर्चना जी, आप move देखिए, Timken के valuations are no longer cheap. तो मुझे लगता है I think if you probably have a fair estimate in terms of earnings के space में grow होंगी going forward, और जो valuation matrix है compared to the earnings growth, this stock is definitely very very expensive. But yes, the price action कुछ आज block deal के बाद कुछ अलग ही कह रही है. But I think it is way above pivot levels as we see it, और बहुत ज़्यादा expensive है. तो I think better stories in infra play to play. टिमकेन इंडिया आपके स्क्रीन पे 4156 पे ट्रेड करता हुआ, जैसे कि हमने अभी एक हीरो मोटोकॉर्प का ट्रेड स्पॉट किया था। लेट्स ब्रिंग पिडिलाइट। जरा डायरेक्टर साहब एक बार जरा ये ब्रेंट क्रूड की ट्रैजेक्टरी दिखाइएगा। और ये हम बात पिछले 5-7 दिन से 10 दिन से कर ही रहे हैं कि एक कंफर्ट मिल रहा है इन सभी, अगर आप देखें क्रूड डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करने वाले स्टॉक्स को। 83.22 स्टिल 82.40 82.50 इस ट्रैजेक्टरी में क्रूड है। मानस एक बार आप चार्ट देखिएगा पिडिलाइट का 3057 पे। आई थिंक शायद थोड़ी बहुत टर्बुलेंस बिकॉज ऑफ एक्सपायरी आ रही है, अदरवाइज शायद ये एक बहुत क्लीन ब्रेकआउट होता। 3056 पे, 3060 पे और अप्रॉक्सीमेटली 3080 के आसपास मल्टीपल टॉप्स हैं, मल्टीपल हायर शेडोज हैं। आपका टेक पिडिलाइट पे इस वक्त मानस एक अच्छा ट्रेड है क्या इसमें? तो देखिए पिडिलाइट का जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स करेक्ट हुए हैं अच्छे खासे, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। 20 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले लेता है, तो पोजिशनल बेसिस पे अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 2940 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। आई थिंक 3100 का जो हर्डल है स्टॉक उसको क्रॉस करके 3250 की तरफ जा सकता है। अभी देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस ट्रेड को चेस करें, आई मीन इसे छोड़ दीजिए, लेकिन इस पूरी ट्रेजेक्ट्री का 3050 3080 का ख्याल रखिए। होता है अमूमन जो क्या होता है ना, स्टॉक फ्यूचर्स जो होते हैं क्लोजर टू एक्सपायरी या फिर एक्सपायरी के दिन या उससे -1 -2 डे पे वो फ्रेश बाइंग नहीं आ पाती है आई थिंक, लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छी है इस स्टॉक की। आपकी स्क्रीन पे पिडिलाइट डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। संजय इस कार्यक्रम में स्पॉट किया गया था, वो भी अच्छा कर रहा है। बर्जर पेंट्स प्रकाश सर ने मेंशन किया था, वो भी अच्छा कर रहा है। एक बार अब लेके आइए आप ब्रिटानिया, जरा इसकी प्लेसमेंट देखते हैं। देखिए पूरा FMCG बास्केट बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। सुबह हमने बात किस की थी, डाबर की थी, मैरिको की थी, सब ने खूबसूरत ट्रेड दिए। बट आई थिंक राजेश जी होते तो मैं उनसे पूछता, लेकिन अभी इस प्रश्न को मैं पूछता हूँ अमित जी से। अमित जी 5273 पे प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं शायद किसी ऑप्शन ट्रेड को भी पिक करता, लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं करूँगा। बट एट 5284 कितना, देखिए बात करते करते स्विंग देखिए, 5284 बात करते करते है, क्या लग रहा है आपको ये 5350 5380 की रेंज में जा रहा है? जी वीरेन जी, प्लेसमेंट काफी अच्छी है। स्टॉक में कल अपने ऑलमोस्ट 10 और 20 डेमा को टच करके वापस एक रिकवरी दिखाई थी। आज फिर हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देख रहे हैं, प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर रहा है, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 5276 का प्राइस है। अगर टारगेट्स की बात करें 2 से 3 दिनों की कम से कम, तो 5400 तक के लेवल्स देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 5210 का।
ये फिलहाल आपके लिए ब्रिटानिया में एक अच्छा खासा मोमेंटम स्क्रीन पर। अच्छा, हिंद रेक्टिफायर्स के नतीजे आ चुके हैं। स्टॉक आपको 5% ऊपर इसीलिए दिखाई देगा क्योंकि 2.5 करोड़ के घाटे से कंपनी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी तरफ आय बढ़ी है, करीब 151 करोड़ के आसपास आय आई है और मार्जिन्स जो हैं वो भी थोड़े से बेहतर ही हुए हैं। तो 36% इजाफा रेवेन्यू में। प्रॉफिट में आती हुई कंपनी जो एक लॉस मेकिंग एंटिटी थी पिछले साल इस तिमाही तक, और साथ ही साथ एबिटा लेवल में आप देखिएगा इम्प्रूवमेंट 20% एबिटा बढ़कर आया 13.3 करोड़ के आसपास वर्सेस 11 करोड़, और मार्जिन्स 8.8% पर हैं। तो 10% के मार्जिन्स थे पिछले साल इस तिमाही में, वो हल्के से ट्रिम हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट का फिगर है वो स्टॉक को अब 5% के अपर सर्किट पर ले गया है। चलिए बात करते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव की, क्योंकि एस्ट्रा माइक्रोवेव के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वार्टर हमने देखा है इस तिमाही में, यानी कि चौथी तिमाही में। मुनाफा मुझे याद है 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आंकड़ा करीब आया 54 करोड़ का। रेवेन्यू में 37% तक का इजाफा देखने को मिला। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के चलते यहाँ पर हमने देखा है मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं और साथ ही साथ कंपनी ओवरऑल बेहतर कर पाई है। तो ऑर्डर बुक कैसी है, यहाँ से आगे की क्या विजिबिलिटी है, उस सब पर बातचीत करेंगे। ध्यान रखिएगा कंपनी जो है एस्ट्रा माइक्रोवेव डिफेंस इक्विपमेंट भी बनाती है और स्पेस सेक्टर के लिए भी इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी के डायरेक्टर अतीम काबरा हमारे साथ जुड़ गए। अतीम जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है खासतौर से मुनाफे के फ्रंट पर। अगर आप मुझे ब्रेकअप दे सके, स्पेस बिजनेस ने कितना ड्राइव किया इस प्रॉफिटेबिलिटी को और डिफेंस साइड से कितने प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं आपके लिए? मिस्टर काबरा, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हेलो मिस्टर काबरा, आपसे हम दोबारा संपर्क जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही है। तो एक बार स्टॉक दिखाइएगा क्योंकि कल इनफैक्ट इसमें अच्छा खासा जोश बनता दिखाई दिया था। आई थिंक 9-10% के गेन्स दिख रहे थे एस्ट्रा माइक्रोवेव में। नतीजे आपके सामने हैं। आज मार्केट की बिकवाली में ये भी थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाएंगे तो एक अंदाज़ा लगेगा कि डिफेंस कंपनियों में कितना जोश देखने को मिला है और ये निजी प्लेयर भी एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मर रहा है। तो 12 महीनों में 157% तक की तेजी एस्ट्रा माइक्रोवेव ने इनफैक्ट आराम से डिलीवर करके दी है और रीसेंट मंथ्स में भी थोड़ा सा मोमेंटम इसमें बना ज़रूर है। कोशिश करेंगे उनको जोड़ने की। तब तक 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कुछ ब्रेकआउट ट्रेड्स जैसे वीरू ने मेंशन किए, क्या आईजीएल उसी तरफ बढ़ रहा है, ये इस समय का सवाल। रचना जी, आईजीएल पर एक बार फटाफट से नजर डालिए और बताइए क्या ट्रेड रहेगा, क्या और तेजी मोमेंटम में आएगा ये काउंटर? जी, आईजीएल में और मोमेंटम पॉसिबल है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस काफी दूर है। 485 तक का रास्ता यहाँ से क्लियर है, तो 470 के एसएल के साथ अगर यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाई जाए तो एसएल वुड बी लेस देन 5 रुपीज और अपने को 10 रुपीज का क्लियर टारगेट मिल सकता है। मोमेंटम में पॉजिटिविटी है। अच्छा खासा देखते ही देखते 3% ऊपर आ गया आईजीएल। ये इनफैक्ट इस समय कुछ अपनी रफ्तार बढ़ाता हुआ स्टॉक। चलिए कोशिश करते हैं एक बार फिर एस्ट्रा माइक्रोवेव के मैनेजमेंट से बात करने की। अतीम जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि मुनाफे में 3 गुना की ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। इसमें डिफेंस और स्पेस दोनों का अगर ब्रेकअप दे सके, किस तरह का परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में? स्पेस अबाउट 14% के आसपास था, डिफेंस जो है 58% के पास में था, एंड ओवरऑल जो हम लोगों ने गाइडेंस दी थी उस गाइडेंस के हिसाब से हमने कंप्लीटली टारगेट को मीट किया है। मार्जिन्स जो हैं वो आपने बताया जैसे अभी वो बिल्कुल अच्छे थे एंड हम उसको आशा कर रहे हैं कि वो हम मेंटेन कर पाएंगे तो आगे जाके। ये जो मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, आपने अपने प्रोडक्ट मिक्स में कुछ बदलाव किया है, एग्जैक्टली उसका डिटेल दे पाएंगे? और ये नियरली 13% से देव जंप टू 24% पर सस्टेनेबल है ये मार्जिन्स? नहीं, हमारा जो गाइडेंस है पीबीटी लेवल के ऊपर में हम 17% के आसपास में देंगे। हमारा कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर देखने वाला कंपनी नहीं है, क्योंकि ये सालाना प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से आप देखेंगे तो कुछ क्वार्टर के अंदर में
कुछ कंपोनेंट्स ऐसे डिलीवरी होती है जिनके मार्जिन ज्यादा होते हैं, जबकि कई बार ऐसे जाते हैं प्रोडक्ट्स जिनका मार्जिन थोड़ा कम होता है। एक्सपोर्ट्स जैसे हमारे जो हैं, जो पूरे बिजनेस के तुलना के अंदर में जिनका प्रोपोर्शन कम होता जा रहा है, उनका मार्जिन कम होता है। डोमेस्टिक बिजनेस का मार्जिन हमारे पे यहाँ ज्यादा होता है। सो डिपेंडिंग कि किस क्वार्टर के अंदर में किस चीज का डिलीवरी हुआ है, उसको डिफाइन करते हैं। पर हमारा जो गाइडेंस है वो है 17% के आसपास के अंदर में हम लोग पीबीटी लेवल को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो हमें काफी उम्मीद है कि हम कर पाएंगे। एग्जैक्टली अब मैं वाई बेसिस पे ही कंपेयर करके FY25 के कुछ आउटलुक लेना चाहूँगा आपसे। अभी जैसे कि आपने कहा कि जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं, वो एक सब्सटेंशियली हाई प्रीमियम पे वो ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे मार्जिन्स अच्छे होते हैं। ये बताइए सर, एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक एट द क्लोजर ऑफ FY24 वो कितनी थी, और उसमें से कितना आपका डोमेस्टिक और कितना एक्सपोर्ट मार्केट का था, और एक्सपोर्ट मार्केट क्या श्रिंक, क्योंकि मेरे पास जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स हैं सर उसके मुताबिक 88% कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, ये नंबर सही है? और FY25 में ये कंट्रीब्यूशन कैसे होंगे? हमारा जो अभी ऑर्डर बुक है कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखा जाएगा तो जो साल में हमने ऑर्डर्स बुक किए थे वो 1636 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बुक किए हैं, और आज 31 मार्च को हमारा कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 2299 करोड़ का था। स्टैंड अलोन बेसिस पे एस्ट्रा ने उनका ऑर्डर बुक 1956 करोड़ था साल के एंड में, जो 2000 क्रॉस कर गया था अप्रैल में ऑर्डर्स के बुकिंग के बाद में। सो ये जो ऑर्डर बुक है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रेंड जो है ये बरकरार रहेगा ऑर्डर बुक का। और ऐसा नहीं कि हम एक्सपोर्ट्स को बंद कर रहे हैं। हमारा डोमेस्टिक बिजनेस यदि बढ़ रहा है जिसमें हमारा मार्जिन बेहतर होता है, उसके हिसाब से यदि हम एक्सपोर्ट्स बिजनेस को देखें तो एक्सपोर्ट्स बिजनेस हमारा गाइडेंस है 10 से 15% के बीच में रह जाएगा आज से 3 साल के बाद में, और एक ये स्टेडी डिक्लाइन होता जाएगा एज हमारा रेवेन्यू, डोमेस्टिक रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ता जाएगा। और सर मैं मान के चलूँ अप्रॉक्सीमेटली जो विजिबिलिटी है उसके मुताबिक FY25 में ये जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे लगभग 2300 करोड़ रुपए की, इसमें क्या एडिशंस की गुंजाइश है सर? एक व्यू आपका। देखिए, डिफेंस PSUs की ऑर्डर बुक इस समय बहुत ज्यादा है, और उनका गाइडेंस यदि आप देखें तो वो उन्होंने भी फोरकास्ट किया है कि बहुत ज्यादा उनके ऑर्डर बुक के अंदर में इजाफा होने वाला है। पर जो अगले साल का जो हमने ऑर्डर बुक का जो गाइडेंस दिया है ये मोर और लेस इसी के आसपास में रहना चाहिए, बिकॉज ये हम 5 से 7 साल का यदि व्यू लें तब एक जो नया ऑर्डर शुरू होता है वो प्रोडक्शन के अंदर में जाता है। तो ये जो बिजनेस है ये अभी हम एक नए, आप समझिए एक नए बिजनेस की तो अभी हम नींव रख रहे हैं एक तरह से, जिसके अंदर में सालों साल इजाफा और तरक्की होनी चाहिए। तो 1 साल का जो हम आपको हमारा जो तरीका रहा है, हम आपको 1 से 2 साल का विजिबिलिटी देना चाहते हैं, जहां पे हम मोर और लेस अश्योर्ड हैं कि ये हमारी ऑर्डर बुक जो है वो ट्रांसलेट करेगी बिजनेस के अंदर में, जिसे हम सेल्स के फॉर्म में बुक कर सकेंगे। बाकी ऑर्डर बुक जो है उसका तो आपको भी पता ही है, चाहे आप बेल देखें चाहे BHEL देखें, राइट। तो सबकी ऑर्डर बुक के हिसाब से और उनकी गाइडेंस के हिसाब से भी बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इस समय। पर ये ओवरनाइट कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाएगा। ये एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ का बिजनेस है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ में कंटिन्यूसली हमारी कोशिश है कि हम एक अच्छे ट्रेंड के हिसाब से बोथ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी को हम बरकरार कर सकें। इस समय ज्यादातर कमाई जो होती है, जो बिजनेस आता है, वो लार्जली डिफेंस ऑर्डर्स के बल पर आता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने अपना स्पेस कारोबार भी बढ़ाया है। तो अगले 2-3 सालों में यहाँ पर कितनी विजिबिलिटी है और ऑर्डर्स की? क्या आप सिर्फ इसरो के साथ काम करेंगे या फिर कुछ निजी प्लेयर्स के लिए भी कुछ काम करने वाले हैं? देखिए, हमारा जो स्ट्रेटेजी रहा है उसके हिसाब से हमारे एक्सपेंशन के अंदर में स्पेस
एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। स्पेस सेक्टर इस समय खुला है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, एंड हम लोगों का एक ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री रही है स्पेस ग्रेड इक्विपमेंट बनाने की। सो हमें लगता है अगले 1 साल में हमारी कोशिश है, अगले 12 से 15 महीने के अंदर में हमारी एक खुद की डिसेंट साइज की एक सैटेलाइट भी हम ऊपर लॉन्च कर देंगे। तो एक हमारी सैटेलाइट चली जाएगी, उसके कारण जो हमारे को एक टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने का जो एक मौका मिलेगा, उससे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमें स्पेस के अंदर में ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस काफी बिजनेस मिलना चाहिए। पर ये अगेन ऐसा ये 1 से 3 साल 5 साल ये एक लंबी कहानी है जो अभी प्ले आउट होनी बची है, और धीरे धीरे ये प्ले आउट होगी। अतीम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। गुड लक टू यू। बहुत इंटरेस्टिंग आउटलुक। डिफेंस बिजनेस ऑफ कोर्स स्वेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एस्ट्रा माइक्रोवेव जल्दी अपनी सैटेलाइट भी इन स्पेस लेकर जाएगी। तो पीएसयू ऑर्डर्स के साथ साथ यहाँ पर प्राइवेट ऑर्डर्स भी कंपनी के हाथ लगते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, बाय द वे इंडेक्स की हालत अब थोड़ी सी और पतली हो गई है। 22,900 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ वो स्लाइड देखने को मिला है, और मिड कैप ज़्यादा प्रेशर में आ रहे हैं। करीब 500 पॉइंट का नुकसान, 500 पॉइंट का नॉक इस समय आ चुका है। आप देखिए किस तरह के स्टॉक्स, हैल, इन्फो एज, वोडाफोन आइडिया, सेल, ये सारे वो काउंटर्स हॉट फेवरेट्स रहे थे, और वहाँ पर कुछ कुछ पोजीशंस कूल ऑफ होने लगी हैं। जतिन, इस समय स्पेशली 22,900 के आसपास इंडेक्स क्या इशारा कर रहा है? देखिए, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। आई डोंट थिंक सो इट इज अ ट्रेंड रिवर्सल। अगर जो मैं क्रूशियल सपोर्ट्स की मैं बात करूं तो 22,800 पे आता है। आई थिंक 22,750, 22,800 एक रेजिस्टेंस जोन था। शायद उसको आज या कल ओपनिंग में उसको रीटेस्ट करे, तो इसके लिए लगता है कि थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन अभी भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। ओके, अभी जो फर्स्ट पुट राइटर्स का जोन है वो एटलीस्ट अभी तक स्क्रीन पे कायम है। उसमें अगर आप देखें अभी कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन नहीं आया है। सचिन उत्तेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बात करने के लिए। सचिन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मतलब बहुत स्टिल हो गया बाज़ार, और आई थिंक इस बाज़ार को क्लियरली विजिबल स्क्रीन पे कि ऑप्शन राइटर्स ग्रैब कर रहे हैं इस बढ़ती विक्स का, 24 की विक्स की ट्रैजेक्टरी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए। आपका ट्रेड इस वक्त का और इंडस्ट्रीज पे एक हल्का सा संक्षेप में व्यू दीजिएगा, निफ्टी पर आपका व्यू। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली आई थिंक कल के रनअप के बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉज नजर आया है। इनफैक्ट एक अच्छा इनसाइड बार फॉर्मेशन है दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ज्यादा पे रीड आउट नहीं करना है। इनफैक्ट अगर हम प्राइमरी ट्रेंड को देखें तो वेरी वेल इंटैक्ट है। जब तक निफ्टी अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता नहीं है, तब तक आई थिंक ट्रेंड ट्रेजेक्टरी शुड बी ऑन द बुलिश साइड। सो जिस तरीके से ये लेवल्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 22,830 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। एंड जब तक इसके ऊपर निफ्टी कंफर्टेबल है, मुझे लग रहा है ऊपर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि एक्सपायरी कहीं जाकर 23,200 के पार ही होनी चाहिए। सो आई थिंक यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वहां पर डेफिनेटली बाइंग की पोजीशन आपको बढ़ानी है ट्रेडिंग के लिहाज से। सो यहाँ पर जो मैं स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ वो हमारे क्लाइंट्स को भी हमने रिकमेंडेशन दी है, ये मेरा डिस्क्लोजर होगा। खरीदारी करनी है ग्रासिम के काउंटर में। पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल यहाँ पर 60 मिनट चार्ट पे नजर आया था। अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बार बार इसने रीटेस्ट किया है 2400 के आसपास, एंड वही से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छी एक्सटेंशन मिल सकती है। 2510 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, और स्टॉप लॉस आपको 2405 पे लगाना है, एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं ग्रासिम के फ्यूचर्स में। के फ्यूचर्स में एक तेजी का ट्रेड लेकर चलें। ये स्टॉक इस समय अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। एक पूरा पॉकेट जिसमें अच्छी तेजी है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से, वो है बैटरी मैन्युफैक्चरर्स। एक साइड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। गिरते बाजार में स्टॉक 509 के आसपास 2-2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ।
दूसरा है अमर राजा। अमर राजा आज थोड़ा सा शांत ज़रूर है, लेकिन दोनों ही स्टॉक्स अगर आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे ये आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। अप्रैल के महीने से ही दरअसल यहाँ पर इन स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी बनती दिखाई दी। अब क्या ट्रिगर पॉइंट्स है इन कंपनियों के लिए? एक्साइड के नंबर्स आ गए हैं, अमर राजा के नंबर्स आगे और आएंगे, उस पर कंपनियों की तरफ से जो विश्लेषण या फिर आउटलुक है वो भी आएगा। लेकिन यतिन हमारे साथ है और उन्होंने कुछ आंकड़े देखे हैं, प्राइस परफॉर्मेंस देखा है, कुछ न्यूज़ फ्लो भी हमारे लिए समेट के लाए हैं। यतिन, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड हुआ है इस पूरे पॉकेट में। बिल्कुल इंटरेस्टिंग ट्रेड हुआ है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो लिथियम बैटरीज की जो ये गीगा फैक्ट्रीज बना रहे हैं दोनों कंपनीज, यहाँ आपको ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, केपेक्स अनाउंसमेंट्स हैं और ऑब्वियसली जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, रिप्लेसमेंट कार डिमांड और जो 2 व्हीलर से धंधा आ रहा है वो तो है ही। लेकिन बैटरी स्टॉक्स की स्पेसिफिकली बात करें तो एक्साइड और अमारा ने दोनों ने ही मार्जिन एक्सपेंशन के बारे में कहा है। यहाँ से मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्राइस हाइक्स भी दोनों कंपनी अमर राजा बैटरीज और हमने एक्साइड में भी होती हुई देखी है कैलिब्रेटेड मैनर में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। एक्साइड की बात करें तो लीड एसिड बिजनेस जो है इनका, जो नॉर्मल बैटरीज हैं जो कार में लगती हैं, जो गाड़ियों में लगती हैं, यहाँ से आपको अच्छा ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्राइस हाइक्स और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन दोनों की ही बात कंपनी ने की है इस क्वार्टर के कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो कहीं ना कहीं वो भी ऑगर वेल कर रहा है और कंपनी ने ऑलरेडी 2300 करोड़ का बड़ा केपेक्स लगा लिया है, जिससे अभी ट्रैक्शन आना बाकी है। इनफैक्ट कंपनी का जो केपेक्स आउटले 5000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है और मॉर्गन स्टैनली की बात करें जो लिथियम आयन का बिजनेस है उसको अगर 6 टाइम प्राइस टू बुक की वैल्यूएशन दे दें तो करंट मार्केट प्राइस से 75% की आपको अपसाइड आती हुई नजर पड़ सकती है। अभी कहीं ना कहीं मार्केट वो गीगा फैक्ट्री का वैल्यूएशन नहीं दे रहा है एक्साइड को, तो अगर वो फैक्टर इन होना शुरू हो तो यहाँ एक बड़ी अपसाइड बन सकती है। 20 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है और इसी तरीके से अमर राजा बैटरीज लिथियम आयन बैटरी का कारोबार जो है वो वैल्यूएशन को ड्राइव करेगा। टेक्नोलॉजिकली काफ़ी सुपीरियर हैं ये, ऐसा एनालिस्ट बोलते हैं एक्साइड के वर्सेस में, और करीब 1200 करोड़ ये फर्स्ट फेज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे लिथियम बैटरीज के अंदर और कहीं ना कहीं 9500 करोड़ रुपए का, यानी लगभग आप मान लीजिए अगले 10 साल में 10,000 करोड़ का केपेक्स अमरा राजा बैटरीज ने लाइनअप किया हुआ है और 12% सेल अभी उनका सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। तो वंस ये गीगा फैक्ट्री कंक्लूड हो जाएगी तो शायद आपको एक्साइड और हमारा दोनों ही कंपनीज एक्सपोर्ट मार्केट में भी बढ़िया कॉम्पीट करती हुई नजर पड़ेंगी, क्योंकि दोनों ही कंपनी ने PLI स्कीम्स में अप्लाई किया है और शेयर प्राइस परफॉर्मेंस जैसे हर्षदा बताती थी 3 महीने में 50% से ज़्यादा का रिटर्न दोनों ही स्टॉक्स में आपको आता हुआ दिखाया लगभग 3 महीने में 50% के रिटर्न्स इन स्टॉक्स ने एंजॉय किए हैं। शुक्रिया यातिन इस इंसाइट के लिए। तो आपके सामने पेश है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब सवाल यही है कि 50% 3 महीनों के रन के बाद क्या अभी भी मौका है तेज़ी करने का? इस पर इनफैक्ट मैं मानस आपकी राय लूंगी। एक्साइड और अमर राजा एक बार चार्ट देखिए। मयूरेश, अगर आप अपनी एनालिसिस दे सके, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले, और मुझे याद है अप्रैल के महीने में जब Hyundai और किया के ऑर्डर्स एक्साइड के हाथ लगे थे तब से इस रैली की शुरुआत हुई। Oh, absolutely, Archita ji. In fact, I have been recommending both these stocks in the last 3 to 6 months. और prima facie, I think जो एक thesis थी, same logic थी जो मोटा भाई बता रहे थे। एक I think जो इनका expansion चल रहा है in terms of lithium-ion batteries, 6 gigawatt hours is the first phase for Exide, similarly for Amara Raja. और जो एक expansion plans है, ये अगले कुछ तिमाहियों तक fructify हो जाएंगे, which probably mean that as new vehicles start rolling out, electric mobility platforms पे across the PV space, two-wheeler space, yeah, even the CV space, Exide and Amara Raja both will be ready to address this huge market opportunity. दूसरा आप देखें जो एक्सपोर्ट मार्केट से ये भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट है दोनों प्लेयर्स के लिए, क्योंकि बहुत कम प्लेयर्स हैं ग्लोबल लेवल पे जो कैपेसिटीज ये लेवल तक बिल्ड कर सकते हैं एंड इनफैक्ट दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड कैपेसिटीज। तो एक्साइड का एज एन एग्जांपल जो एक्सपेंशन है फ्रॉम 6 गीगावाट आवर्स टू ऑलमोस्ट 12, जो कैपेसिटी और केपेक्स लगेगा, I think internal accruals से a large part of that will come. They also have that additional buffer of HDFC Life कि जो इनके पास investments है, अगर ये बेच देते हैं उनको at some point of time, that acts as an additional buffer to provide capex for the same. Last but not the least, I think जो input cost inflation हो सकता है उसके लिए provisioning definitely होगी ये दोनों vendors के पास, क्योंकि entry level काफी difficult होता है, entry barriers काफी high है और इसलिए I think एक geopolitical advantage ये दोनों stocks को मिलता जाएगा। तो we remain extremely optimistic. बहुत क्लियर डिस्क्लेमर में बायस्ड हूं क्योंकि शायद दोनों स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज में।
क्लियर डिस्क्लेमर के साथ दोनों स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी की उम्मीद इनको है। अब चार्ट्स पर एक ट्रेडर के लिए मानस किस पर ज्यादा बेहतर ट्रेड बनेगा? देखिए एक्साइड पे आई थिंक ज्यादा बेहतर ट्रेड बन सकता है। अगर हम पैटर्न देखें तो बहुत पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट के टारगेट करीब 530 535 की रेंज में आते हैं। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं जहां आपके स्टॉप लॉसेस 499 के नीचे रहेंगे। एक्साइड इंडस्ट्रीज पे बात होती हुई, लेकिन अब लेके आइए जरा एफएमसीजी। देखिए अगर आप एक सेक्टरल इंडस्ट्रीज को देखेंगे और उसी क्रम में एफएमसीजी को देखेंगे तो इसमें कोई आपको बहुत बड़ा कोई ब्रेकआउट पॉइंट नहीं दिखाई देगा। बट एक बात है कि वो 3 स्टॉक्स जिन्होंने पार्टिसिपेट अब तक नहीं किया था, डाबर, मैरिको एंड एचयूएल स्पेशली, ये फुल अगर आप देखें चार्टिकली इंप्रेशन दे रहे हैं कि ये एक मूव जनरेट करने को है। सुबह हमने डाबर पे बात की थी, उसने मूव दिया 600 आई थिंक 6 पे। मैरिको पे बात हुई, उसने एक स्विंग दिया। बट लुक एट एचयूएल की प्लेसमेंट देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैग का ब्रेकआउट। और एचयूएल जो है जनवरी 2024 में इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ था जब ये काउंटर अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आया था। फर्स्ट टाइम जैन के बाद आई थिंक ऑलमोस्ट 6 महीने के अंतराल के बाद ये अपने 5 महीने के अंतराल के बाद उस जोन को स्ट्राइक करता है, दैट इज कॉल्ड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अमित, आपका व्यू क्या है इस वक्त? एचयूएल कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको? एक डे ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, स्विंग ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, एटलीस्ट एक डिलीवरी का अगर काम करना हो तो एचयूएल क्या कन्विक्शन दे रहा है आपको? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे एक डिस्क्लोजर है कि ये स्टॉक हमने रिकमेंड किया हुआ लगभग 2350 के लेवल से। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल आया था 7 मई को, जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंकर कॉलम विद वॉल्यूम बना था। वापस अब हम लोगों ने हाई डिलीवरी वॉल्यूम देखी थी 22 मई के आसपास, और उसके बाद से हम कंटिन्यूअस फॉलो अप देख रहे हैं। नियर टर्म रेजिस्टेंस 2380 का था, वो भी स्टॉक ने क्रॉस कर दिया। जिस हिसाब से ये प्लेस्ड है, मुझे लगता है कि डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से 2550 2600 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा, क्योंकि पोजिशनल है, 2340 का रखेंगे एचयूएल में। एचयूएल का ये आपका स्टॉप लॉस, ये टारगेट्स मेंशन 3 पे एचयूएल ट्रेड करता है। खैर चलिए अभी काम करते हैं। यहाँ पे 4 ट्रेड्स आपका इंतजार कर रहे हैं, 4 का चौका। मानस जायसवाल के सौजन्य से आज सस्ता ऑप्शन आएगा, उसको पिक करेंगे। उसके बाद आज का एफएनओ सुपरस्टार रचना जी के सौजन्य से आएगा। 4 का चमत्कार प्रकाश का अवसर पिक करेंगे, और साथ ही साथ मिड कैप फंड यहाँ पर मयूरेश जी बताएंगे। एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं। मानस बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज का आप सस्ता ऑप्शन ट्रेड? देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए 580 वाला जून मंथ का एचडीएफसी लाइफ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 580 का कॉल ऑप्शन एचडीएफसी लाइफ का जो 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और इस ऑप्शन में आप 32 रुपीज 32 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। लाइफ पर एक ट्रेड 580 का कॉल लेकर चले, ये एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड साबित हुआ है आज, और 30 तक जाने की संभावना इस पर्टिकुलर ट्रेड की बन रही है। रचना जी, एफएनओ सुपरस्टार? जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए हम कमिंस इंडिया को चूज करेंगे, और यहाँ पे 3840 के करीब है प्राइस, तो 3810 का एसएल लगाएंगे, और अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 3900। ओके, तो यहाँ पे रचना जी का ट्रेड हो गया 3900 की। अगर आप देखें कमिंस 3900 के लक्ष्य के लिए 3844 पे अपनी करियर की ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक का। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? 4 का चमत्कार जो पसंद है स्टॉक वो है एसबीआई लाइफ। सेटअप के हिसाब से कप मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1444 पर, स्टॉक होगा 1432 का, टारगेट होगा अपसेट 1460। तो यस, एसबीआई लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। एसबीआई लाइफ, ये अगला ट्रेड आ गया। तो एक एचडीएफसी लाइफ, दूसरा एसबीआई लाइफ। चार्ट का चमत्कार के तौर पर गावा साहब की इस समय पिक है, स्टॉक 2.5% ऊपर है। मयूरेश, आपकी बारी, मिड कैप फंडा। Rachita ji, Balmer Lorry is something that we like at Markets with India. EPS, RS rating, institution holding, जो हम कैंसिल में देखते हैं, सारे पैरामीटर्स फुलफिल करते हैं। दूसरी चीज आई थिंक जो इनके रेवेन्यूज रहे हैं पूरे साल के लिए हैव बीन कंपाउंडिंग एट अ वेरी गुड पेस। तो टॉप लाइन ग्रोथ ठीक ठाक बढ़ी है, बट जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रहा है स्पेसिफिकली एबिट फ्रंट पे और प्रॉफिटेबल फ्रंट पे, नेट प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट एट 250 odd crores compared to 160, एनुअलाइज्ड EPS
₹15.30 के आसपास है कंपेयर टू 10 रुपीज, विच इज अ ह्यूज जंप ऑफ 50%। और एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे जाते वक्त जो इनकी लीडरशिप पोजीशन है, एज एन एग्जांपल इनसे सिंथेटिक फैट लिकर्स, ग्रीसेस और लुब्रिकेंट्स में है, ये इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में है, जो स्टील ड्रम्स में इनका लीडरशिप पोजीशन है, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेकेशंस एज वेल। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये पूरा कॉन्स्ट्रक्ट देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये 6,000 करोड़ की रेवेन्यू या टॉप लाइन की उम्मीद रख रहे हैं अगले 3 या 4 वर्षों में, दिस विल लार्जली कम थ्रू फ्रॉम एथेनॉल, टेम्परेचर कंट्रोल वेयरहाउसेस एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। उन्होंने ऑलरेडी एक प्री ट्रेडिंग वेयरहाउस JNPT के यहाँ ले लिया है और ये सारे वर्टिकल्स शुड कंट्रीब्यूट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। टॉप ऑफ दैट ऑलमोस्ट 2.5-2.7% की डिविडेंड यील्ड है। तो हमें लगता है एक बालमन रॉयल एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ से भी 20 से 25% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन है विद अ स्टॉप प्लेस्ड एट 256। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को बताया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। ओके, क्लाइंट्स के पास रह सकता है बामर लॉरी और ये इस समय का पिक। चलिए सारे ट्रेड्स में रीकैप आपके लिए फटाफट से कर देती हूँ। HDFC लाइफ 580 का कॉल जो माइनस ने दिया, 32 का टारगेट है, 19 का स्टॉप लॉस। फिर आया कमिंस 3900 के लिए एक तेजी का ट्रेड, 3810 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। कमिंस पर आगे डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इसके नतीजे कल आने वाले हैं। सुमित आएंगे शायद अपडेट लेकर। SBI लाइफ गाबा साहब की पसंद है, 1460 का टारगेट यहाँ पर, 1432 का स्टॉप लॉस। और बामर लॉरी जो अभी मेंशन कर रहे हैं मयूरेश, वहाँ पर भी एक मौका तेजी का ही बन रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स। अच्छा, एक स्टॉक जो कुछ देर पहले थोड़ी सी अपनी चाल को मजबूत करने में लगा था वो है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज आपको याद होगा इस हफ्ते की शुरुआत में ही नहीं, पिछले हफ्ते इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो UPL और आरती की डील के चलते दोनों स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्शन बना था। अमित, आरती इंडस्ट्रीज 631 के आसपास क्या ये ट्रेड है जो शायद टिक सकता है तेजी में? जी मैम, स्ट्रक्चर तो लग रहा है कि एक बार यहाँ पे शॉर्ट टर्म नियर टर्म रिवर्सल आ सकता है। आज का अगर हम लो देखें जो कि लगभग 620 के आसपास अगर ये स्टॉक होल्ड करता है तो मुझे लगता है स्टॉक कैन टच द 50 डेमा व्हिच इज अराउंड 650-655। तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए आरती इंडस्ट्रीज को खेला जा सकता है। टर्म बाउंस यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज में क्लियरली दिख रहा है और वो स्टॉक तेजी में बैठा भी है। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स जो इनफैक्ट इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अच्छा, इस बीच सचिन ने कुछ आइडेंटिफाई किया है, सचिन बताइए। अर्चना, यहाँ पर HDFC AMC में एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है, अपने लाइफ हाइज के आसपास ये स्विंग हो रहा है। जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, मुझे लग रहा है एक काफी अच्छी अपमूव यहाँ पर नजर आनी चाहिए। लगभग 4140 से लेके 4300 के पैटर्न टारगेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेस करना चाहिए 3975 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट ऑन दी अपसाइड होगा कल के लिए लगभग अराउंड 4140 के आसपास। 140 के लिए HDFC AMC, और ये वो स्टॉक जहां पर हमने रुक के अच्छी तेजी आती देखी है। एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने आज बनाया है। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए, आप देखिए सिंजीन का ट्रेड, आप देखिए बायोकॉन का ट्रेड, इन सब में एक अच्छा खासा मोमेंटम इस समय। जतिन, इनमें से कोई ट्रेड जो आप इस समय फेवर में रखना चाहेंगे शायद कल के लिए भी कैरी किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिंजीन और बायोकॉन जहां पर वो बड़े मूव्स आ रहे हैं। सिंजीन हमने ऑलरेडी आई थिंक ओपनिंग ट्रेड्स में सजेस्ट किया हुआ है, तो सिंजीन एक स्टॉक रहेगा। फार्मा स्पेस में से और एक मैं अगर जो चूज करना चाहूंगा तो बायोकॉन होगा। मेरे को लगता है कि अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं पिछले दो हफ्तों से, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये जो अप ट्रेंड है वो फिर से रिज्यूम हो रहा है। तो 335 के लिए अगर जो किसको BTSC ट्रेड भी लेना है तो लेके जा सकता है। इसमें 312 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है। और बायोकॉन पे टेक आपका, मैंने जो आज अपने ओपनिंग कमेंट्री दी थी उसमें मैंने 3 स्टॉक्स का मेंशन किया था। एक था हीरो मोटोकॉर्प जिसने तुरंत ही एक मूव दे दिया और हीरो मोटोकॉर्प अभी भी 2% ऊपर एट 5199, 5200 की ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ फ्यूचर्स में। और दूसरा स्टॉक था वो था HDFC AMC, वो लेके आइएगा। इट्स 4025 ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। और एक बात याद रखिएगा, वो 27 फरवरी 24 का एक जो स्विंग हाई था वो इंटरडे बेसिस पे था, वो कोई क्लोजिंग बेसिस पे नहीं था। बट अगर ये इस प्राइस पे क्लोज होता है तो ये इसकी ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। प्रकाश सर, कल भी मैंने ट्रेड पिक किया था और आज भी आई थिंक सुबह जिक्र में कर रहा था इसका, और क्लोजिंग में भी मतलब इसके स्टैट्स मैंने पढ़े थे। सर, अब ये जो ऑलमोस्ट फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई
लगभग 4 महीने का चैनल ब्रेकआउट है। 4 महीने लगे इस कंसोलिडेशन को फेस को पूरा करने में। अब पोजीशन क्या बनता है हायर लेवल्स पे सर इसका? मेरे ख्याल से अब यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है एचडीएफसी एएमसी पर। ट्रेड कर रहा है 4028 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 3960, डीप है लेकिन इसको छोड़ देना चाहिए। फर्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 4100 होगा, लेकिन मुझे लगता है जितना कंसोलिडेशन है, यहाँ से एक अपमूव मिला है, उसके हिसाब से ये लगता है 4500 की तरफ जा रहा है। इससे थोड़ा वक्त लगेगा, ये जल्दी नहीं होगा, लेकिन 4500 पॉसिबल है जब तक ये 3960 वैलिड है। तो ये 4000 से जो निकला है अच्छा निकला, तो यस होल्ड। के होल्ड करने की सलाह एचडीएफसी एएमसी में। एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में बना है, जो अभी सचिन भी मेंशन कर रहे थे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। चलिए अब कल की बात करते हैं, और कल आने वाले नतीजों में एक तो दिग्गज है टाटा स्टील। टाटा स्टील के केस में आपको इसे दो अंशों में देखना है कि यूके बिजनेस क्या करेगा और डोमेस्टिक बिजनेस क्या करेगा। याद रखिएगा जेएसडब्ल्यू के लिए डोमेस्टिक बिजनेस थोड़ा सा ड्रैगर था। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्या पेश कर सकती है कंपनी? देखिए, टाटा मोटर और टाटा स्टील दो नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में कुछ भी इवैल्यूएशन कैसा भी बैठ सकता है। तो पहले नंबर्स की बात की जाए तो जो ब्रोकरेज हाउसेस के अनुमान है, रेवेन्यूज़ करीब 7.5% का एक ड्रॉप लगा सकता है, अनुमान लगा रहे हैं बाजार में। 58,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू रहेगा। मुनाफा करीब 942 करोड़ रुपए, 40% का एक ड्रॉप मुनाफे में है। मार्जिन 11.5% से 10%, 10.5% की रेंज में कहीं आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और एबिटा भी करीब 7,219 करोड़ रुपए के सामने 6,180 करोड़ रुपए इस तिमाही में आने का अनुमान है। इनके डिलीवरी वॉल्यूम्स ये आपके सामने हैं, जहां पर इस तिमाही के अंदर 5.4 मिलियन टन के आसपास वॉल्यूम्स रहने का अनुमान है। पिछली तिमाही के मुकाबले, पिछले साल इस तिमाही के मुकाबले 5% बढ़ने का अनुमान है भारत का। नीदरलैंड बिजनेस 5.5% टूटने का अनुमान है। यूके बिजनेस की अभी आप बात कर रहे थे, 10% के आसपास का ड्रॉप वहाँ पे बाजार अनुमान लगा रहा है वॉल्यूम फ्रंट पर। थाईलैंड बिजनेस में 3-3.5% के आसपास की बढ़त इस तिमाही में देखने को मिलेगी, एटलीस्ट वॉल्यूम के लिहाज से। नीदरलैंड के नंबर्स में पिकअप इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो इनका नया ब्लास्ट फर्नेस शुरू हुआ है उससे कुछ सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन यूके का बिजनेस क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सीजनैलिटी का नंबर है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर थोड़े से पिक कर सकते हैं, वाई वाई बेसिस पे थोड़े से नंबर रहेंगे। और एबिटा पर टन क्योंकि इंप्रूव होगा, क्योंकि जो यूरोपियन बिजनेस है वहाँ का लॉस थोड़ा सा कम होगा, तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। तो ओवरऑल नंबर वैसे वाई वाई वीक, क्यू ऑन क्यू पिकअप। अब लेट्स सी कैसे मार्केट इसको गोइंग फॉरवर्ड दिखता है। तो वाई वीक, लेकिन क्यू ऑन क्यू पिकअप। और मैनेजमेंट इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है उस पर भी थोड़ा सा जोर देता है। लेट्स सी क्या ट्रेड बनेगा। इस पर बताइए गाबा जी, टाटा स्टील कुछ कैरी करने लायक है या नहीं 175 पर? कैरी करने लायक वेल लगता है साइडवेज जोन पर है, बाय मोड पर है, स्ट्रेच है, लेकिन कैरी तो नहीं करूंगा मैं। उसमें साइडवेज मूव है, अगर थोड़ा फ्रेश मूव मिलता तो शायद खरीदता, या तो फिर 178-80 निकल जाए। बाय मोड पर तो बाय मोड पर है, लेकिन आज ट्रेड नहीं लेंगे बेसिकली। कल देखिए नंबर सुन लीजिए, उसके बाद ही रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट फिर करना होगा तो फिर अगली बार यानी कि थर्सडे को सुबह में करना पड़ेगा। बाटा इंडिया और साथ ही साथ कमेंस पर तो एक बाय कॉल आ भी गया। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? तो ये कमेंट्स के केस में बाजार ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एबीबी, सीमेंस सब ने बहुत स्ट्रांग डिलीवरी दी है, तो शायद यहाँ पर भी एक अच्छा डिलीवरी का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रेवेन्यूज़ करीब 14% बढ़ने का अनुमान है। एबिटा फ्रंट पर 18% की बढ़त, मार्जिन 16.5 से 17.5% की रेंज में आने का अनुमान। मुनाफा 355 करोड़ जो कि 318 करोड़ रुपए से बढ़कर इस तिमाही के अंदर आने का अनुमान है। डोमेस्टिक बिजनेस बढ़िया रहेगा, एक्सपोर्ट के बिजनेस में थोड़ा सबड्यूड नंबर देखने को मिल सकता है। कमोडिटी कॉस्ट कम होना वो कंपनी के मार्जिन को सपोर्ट करेगा कुछ हद तक, और साथ ही साथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि जो बेहतर एग्जीक्यूशन था वो थोड़ा हल्का पड़ेगा Q3 के कंपैरिजन में। लेकिन एक अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ की जो गाइडेंस कंपनी ने FY24 के लिए दी थी उसको शायद मीट भी करेंगे और बीट भी करते हुए दिखाई पड़ेंगे, इसलिए बाजार एक बढ़िया नंबर की उम्मीद कमेंट्स में लगा रहा है। कुछ हद तक चल भी चुका है, तो उस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाटा के नंबर्स, बाटा के केस में भी जो स्ट्रीट का एस्टिमेट है उसके लिहाज से 800 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज क्वार्टर के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मुनाफे फ्रंट पे 67 करोड़ जो कि 3-3.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेंगे। मार्जिन 23-24% रादर फ्लैट साइड पे मार्जिन, और एबिटा करीब 182 करोड़ से 191 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहेगा।
क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स की उम्मीद आप लगाइएगा। मार्जिन करीब करीब 3%, यानी कि जो मार्जिन आप 23 लगा रहे हैं पिछले क्वार्टर में 20 था, तो क्यू ऑन क्यू नंबर बहुत अच्छे आने का अनुमान है। और ओवरऑल जो पैट मार्जिन है वहाँ पर एक इंप्रूवमेंट की उम्मीद आप लगा सकते हैं। इनपुट कॉस्ट स्टेबल होने से, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बेचने से, हश पपीज़ वगैरह की डिमांड थोड़ी बेटर साइड पर रहेगी, तो वो कंपनी के लिए काम कर सकता है। तो ओवरऑल एक अच्छे नंबर बाटा के आप अनुमान लगाएंगे और कमिंस के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स का अनुमान बाजार लगा रहा है। स्ट्रॉन्ग नतीजे कमेंट से एक्सपेक्टेड। बाटा भी होपफुली कुछ पिकअप दिखाएगा। हालांकि बाटा एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, तो अगर टॉसअप करना है मयूरेश, बाटा या कमेंस, कमेंस फेवरेट? Yes, I think दो different sectors है अर्चना जी, but yes, looking at the trend, Cummins में एक अच्छा tailwind है for the entire sector as a whole. ये तिमाही अगर आप छोड़ दे तो order win should be quite significant. But टाटा के केस में ये भी मैं कह दूं कि I think जो inventory की एक सिस्टम आई थी in terms of inventory management और जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था BIS regulations को लेके, टाटा की उम्मीद है कि at some point of time that should get regularized from the next quarter onwards. और ये जैसे होता है जो एक हाई इन्वेंटरी बिल्टअप है सिस्टम में along with individual players, that should start getting liquidated, resulting in better numbers. But you'll have to wait and see how that happens. तब तक I think Cummins is a better play. Okay, Cummins आपकी स्क्रीन पे डे हाई, ऑल टाइम हाई। सचिन जी के पास एक ट्रेड है, पहले इसको स्पॉट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सचिन, क्या ट्रेड पिक किया आपने? विंद्र जी, यहाँ पर फार्मा स्टॉक्स में वापस थोड़ी सी रिवाइवल हो रही है, एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, एंड उसमें से हमने चूज किया है डॉक्टर रेड्डी को। अगर हम इसका डेली स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लासिक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास। इसने सपोर्ट लिया था एंड वो सपोर्ट के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग 6080 6100 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में भी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 5915 के आसपास लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं फॉर अ फाइनल टारगेट ऑफ अराउंड 6100। चलिए अभी काम करते हैं, यहाँ पे ट्रेड्स के बारे में बहुत बात हो गई और अब थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बड़े इवेंट के मद्देनजर बाजार की प्लेसमेंट, सेक्टर्स टू वॉच, स्टॉक्स टू वॉच पे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त श्री देवेन चौकसी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। देवेन नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। देवेन, ये 2 दिन का प्राइस एक्शन, आई मीन कंसोलिडेशन क्लोजर टू 23,000 है, वो आरबीआई के डिविडेंड पे आउट के बाद एक सब्सटेंशियल, अगर आप देखें जो सरप्राइज बाजार को मिला था उस दिन, एक वर्टिकल राइज था 400 पॉइंट्स का स्विंग निफ्टी में आया। उसके बाद क्या ऑलमोस्ट जो एक बेस्ट परिस्थिति हो सकती थी 4 जून को, विद आई थिंक एनडीए गेटिंग क्लियर मेजॉरिटी विद स्ट्रॉन्ग नंबर्स, एक अच्छा बहुमत, क्या 23,000 के प्राइस पे वो ऑलरेडी फैक्टर इन था? इंडेक्स पे उससे बड़ी गुंजाइश थी नहीं अभी फॉर द टाइम में? तो गुड आफ्टरनून। वेल, आई थिंक मेरा एक ऐसा मानना है कि 400 के ऊपर सीट आती है या 400 के अंदर सीट आती है एनडीए गवर्नमेंट को, मैं उसके अंदर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं देखता हूँ। सो ये इवेंट जो है वो ज़्यादातर डिस्काउंट हो चुकी है। दूसरी तरफ देखें तो शायद कोई कारण सर मार्केट के अंदर सेल ऑफ आता है, तो सेल ऑफ के साथ में आई थिंक जो इन्वेस्टर कैश पे बैठे हैं वो कैश के ऊपर मार्केट के अंदर से माल यहाँ से ले सकते हैं। बिकॉज एक चीज पक्की है कि कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वो काफी हद तक स्ट्रांग है। इसका कोई इलेक्शन के आउटकम के साथ में कोई ज्यादा लिंकेज एज ऑफ नाउ नहीं है। तो ये 2 चीज को ध्यान में रखते हैं तो ऐसा डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में रह सकता है। 21,500 निफ्टी का नीचे का स्तर ले सकता है, 24,500 निफ्टी का ऊपर का स्तर ले सकता है। उसके अंदर ये पूरी इवेंट प्ले आउट हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इन केस एनी नेगेटिव हैज टू हैपन, देन प्रॉब्ली आई थिंक वी विल हैव टू सी कि हाउ मच इम्पैक्ट उसका कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे आता है। बट मैं नहीं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट अर्निंग के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ऑन द कॉन्ट्री, जैसे आपने ये इवेंट का मेंशन किया कि आरबीआई ने डिविडेंड पे आउट किया 2,10,000 करोड़ का, या जीएसटी कलेक्शन गए महीने के अंदर 2,10,000 करोड़ आया, तो ये सब संकेत ऐसा दे रहे कि गवर्नमेंट काफी हद तक ओवर ड्राइव के अंदर इकोनॉमी को चलाना चाहेगी, गिवन द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंशियल्स दैट दे हैव। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई वुड रिमेन optimistic, but I would remain cautious at this point of time. Instead of getting overboard with the euphoria, मैं ऐसा समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी के साथ में ध्यान देना चाहिए, इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट का अप्रोच रख के ध्यान देना चाहिए।
अच्छा देवेन, हम जब एक केस रख के बात करें कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, लेट्स नॉट बेट ऑन कि कितना 400 के पार या फिर 400 के नीचे कितना, लेकिन अगर ये सरकार आती है और यही पॉलिसी कंटिन्यू रहती हैं, सरकारी कंपनियां, रेलवे कंपनियां और स्पेशली इस सरकार की जो ऑयल प्राइसिंग पॉलिसी है उसके चलते ये OMCs, अब मैं इसका विषय जिक्र इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि क्रूड 82 की ट्रैजेक्टरी में, 83 की ट्रैजेक्टरी में बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड है, स्पेशली इन 3-4 बास्केट्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? हाँ, एक तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर आई थिंक एक सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो बदलाव ये है कि गवर्नमेंट बीइंग द लार्जेस्ट स्पेंडर, they are actually I think putting on significant amount of order inflows into public sector companies. तो certainly ये एक सबसे बड़ा बदलाव गिना जाना चाहिए, बिकॉज आई थिंक उसके साथ में आपको एक अर्निंग की विजिबिलिटी ओपन अप हो गई है, मिलती जा रही है। लाइक आप डिफेंस रिलेटेड स्टॉक के जो देखते हैं या रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स को देखते हैं तो उनके अंदर एक चीज सामने आती है, इवन फॉर दैट मैटर आई थिंक दी एनर्जी यूटिलिटी रिलेटेड स्टॉक्स को देखते हैं, वो कंपनी के अंदर एक चीज बाहर आती है कि एक तरफ ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग, अगले 3 से 4 साल की एक विजिबिलिटी है ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की इन मोस्ट ऑफ द केसेस। दूसरी तरफ देखें तो पहले एक समय ऐसा था कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज दे वर हैविंग स्लिपेजेस ऑन एग्जीक्यूशन, डिस्पाइट ऑफ प्रॉमिसेस आई थिंक दे वुड नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट। नाउ द गवर्नमेंट इज सो अजाइल, even I think that is not a scope for many of the public sector companies. And last but not the least, importantly, पहले गवर्नमेंट की कंपनियों को शायद मार्जिन कम दिया जाता था, as a result of which they were not fully incentivized. Today, this government is also giving them the market rate as far as I think their executions are concerned. So all in all put together, it's a perfect chemistry for government companies to perform better in coming times. Maybe I think one important aspect कि यहाँ पे गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज के अंदर जो मैनेजर्स है उनका क्विक सक्सेशन के अंदर बदलाव नहीं करते हो और उसको स्टेबिलिटी देते हो पोजीशन के ऊपर, तो शायद अगले समय के अंदर आई थिंक दिस कंपनीज कैन इवन प्रोड्यूस बेटर परफॉर्मेंस देन मेनी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। सो वी रिमेन डिस्टिंक्टली पॉजिटिव विद अ केयरफुल आई ऑन वेरियस एक्टिविटीज व्हिच आर हैपनिंग अराउंड, बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि ये समय के अंदर सिलेक्टिव कंपनीज को वैल्यूएशन के साथ में देखना चाहिए। दूसरे नेगेटिव निकल जाते हैं तो वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है। यानी गुड वैल्यूएशंस और डिस्काउंटेड वैल्यूएशन के ऊपर कंपनीज मिल रही है तो शायद इन्वेस्टमेंट के अंदर डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, ऐसा समझ के चलना चाहिए। ओके, ये OMCs पे और सरकारी कंपनियों पे आपका टेक था। अब थोड़ा सा देवेन जी मैं स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहूँगा, 1-2 स्टॉक्स जो कि वाकई इस बार की अर्निंग्स के बाद एक रिवर्सल जनरेट कर रहे हैं और वो एक टेक्निकल ग्राउंड पे एक मीनिंगफुल रिवर्सल बन चुका है। फॉर इंस्टेंस जुबिलेंट फूड वर्क्स अर्निंग्स के बाद से ही ऑलमोस्ट 50 यानी करीब 10% का स्विंग आ चुका है। इस बार के नंबर्स आपको कैसे लगे और इसकी वजह से सेगमेंट में आपका व्यू इस वक्त? इसी स्पेस में जोमेटो एक अच्छा मूव दे चुका है, ऑलमोस्ट 120 की ट्रैजेक्टरी से 200 की ट्रैजेक्टरी में हो गया। क्या एक स्पेस जुबिलेंट फूड वर्क्स में है चेस करने का इस वक्त? अगेन आई थिंक एक तरफ कंज्यूमर के पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का पावर बढ़ते जा रहा है एंड जिसके अंदर ये QSR ग्रेड ऑफ कंपनीज आर डेफिनेटली वेरी वेल पोजीशन। दूसरी तरफ देखें तो आई थिंक इनपुट कॉस्ट के दाम कंट्रोल में रहने से मार्जिन प्रोटेक्शन अच्छा मिल रहा है। तो एक तरफ बिजनेस का करीबन 20-30% के रेट से ग्रो होना और इवन इन सम केसेस हायर देन 20-30%, दूसरी तरफ मार्जिन प्रोटेक्ट होना, so all of them put together is once again working as a favorable chemistry. So yeah, I think is giving this particular space a larger amount of growth and the visibility both from the earning perspective. Whether we are fully justified with the current valuation, my answer is completely yes, that I think the valuations are at this point of time fully justifying whatever the prospects that these companies are holding. करीबन मार्केट के अंदर प्रीमियम वैल्यूएशन के साथ में ये कंपनियां चल रही है, उसके अंदर कोई लंबा घटने का शायद कारण नहीं आ रहा है, बट एट द सेम टाइम मार्केट के अंदर कोई टेक्निकल कारण से जो फॉल आता है उसके साथ में ये कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए वापस आपको देखना जरूरी बनता है। सो आई वुड कीप एन केयरफुल आई ऑन द सब्जेक्ट। इफ द प्राइस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी, इट इज वर्थ बाइंग, दोज बिजनेसेस आर वर्थ बाइंग।
देवेन, ये मॉनसून का अपडेट आई एम श्योर आपने डिटेल में पढ़ा है। क्या टू व्हीलर साइड पर आप इस समय ज़्यादा प्ले देखते हैं या फिर अब अपॉर्चुनिटी आएगी वो पूरा ट्रैक्टर प्ले में कुछ मौके ढूंढने का? क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल एस्कॉर्ट्स एक लार्जर अंडर परफॉर्मर था। क्या उन स्टॉक्स, उन आइडियाज पर जोर दिया जाए? सो हर्षदा, आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर ईच एंड एवरी कंज्यूमर इज एक्चुअली ऑपरेटिंग वेल। एक तरफ रिटेल कंज्यूमर है जो टू व्हीलर या स्मॉल कार के साथ में जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से देखें तो कमर्शियल व्हीकल का जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर आई थिंक उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और एग्रीकल्चरल सेगमेंट के अंदर जो हिसाब से एक स्टेडी ग्रोथ बनते जा रहा है तो उसके अंदर फार्म इक्विपमेंट बिजनेस का कारोबार अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो इफ यू लुक एट द एंटायर ऑटो स्पेस, ऑटो बास्केट, मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल आई थिंक इट इज अ स्टेबल बास्केट। इट इज नॉट वन वर्सेस अनदर। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि विद द हायर अमाउंट ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर, it is possibly for the first time allowing the complementary way of working in the entire transportation space in the automobile sector. So मेरा ऐसा मानना है कि tractor and farm equipments definitely holds a good ground because of getting good monsoon, because of purchasing power increases for the farmers. But at the same time, I think the consumer के साथ में जो business जुड़ा हुआ है फार्म आउटपुट का, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दैट इज आल्सो गिविंग लार्जर अमाउंट ऑफ थ्रस्ट टू दिस पर्टिकुलर स्पेस। ओके देवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सेक्टर्स पे, और इस इवेंट से पहले आपने अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जाहिर करी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडेक्स लेके आइए 22,896। अनुज, एक इम्पोर्टेंट काम से कुछ कॉल्स के लिए गए थे गए थे अनुज, जहाँ छोड़ के गए मैं वहीं आपको लौटा रहा हूँ। नहीं, कैसा लगा आपको? मैंने भी सोचा कि इसीलिए उस टाइम पे वो कॉल ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे हिंट था कि ये मार्केट वहीं रहने वाला है। और मेरी सिंपैथीज विद यू एंड हर्षिता कि जो पिछले आधे घंटे की जो मार्केट थी जिसमें मार्केट कहीं नहीं हिला, वो उस तरीके के मूव्स आए। खैर कोई नहीं, अब एक काम करते हैं वीरू, कल की तैयारी करते हैं और BTST कॉल्स लेते हैं, डीलिंग रूम चेक करते हैं और फिर मेरी स्ट्रैटेजी पर भी आते हैं। अगर यतिन रेडी हैं तो सबसे पहले डीलिंग रूम चेक कर लें। यतिन रेडी है क्या? ओके, चलिए यतिन के पास जाए, इससे पहले BTST कॉल्स ले लेते हैं, फिर BTST कॉल्स लेना शुरू करते हैं। फिर रचना जी, क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? कल के लिए जो एक ट्रेड कैरी कर सकते हैं दैट वुड बी प्रोबेबली इप्का लैब। इप्का लैब में एक स्ट्रॉन्ग स्विंग बन रहा है और फार्मा ऑन एंड ऑफ अच्छे स्विंग्स देता है आजकल, तो इप्का लैब को हम चूज करेंगे। यहाँ पे मई के फ्यूचर्स के हिसाब से 1318 पे प्राइस है। 1310 पे अगर ऐसे लगाया जाए तो ऊपर वाली साइड पे 1340 एंड 50 के टारगेट्स हम लगा सकते हैं। सो इप्का लैब इज अ बाय। इप्का लैब आप पिक करके कल के लिए कैरी कर रही हैं। आज का वो सेक्टर जो कि सबसे अच्छा मूव दिखेगा कल से ही, अगर आप देखेंगे पूरा स्पेस हरकत में है पोस्ट आई थिंक कुछ अच्छे अर्निंग्स के। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? वीरेंद्र जी, मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक ब्रेकआउट मुथूट फाइनेंस पे दिख रहा है, वॉल्यूम्स बेहतर दिख रहे हैं। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करनी चाहिए। 1724 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1800 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, 1800 के लिए मुथूट में एक अपॉर्चुनिटी। अमित, आपका ट्रेड? जी मैम, मैं LTTS कैरी करूंगा। LTTS में एक हमें रिवर्सल नजर आ रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपना 20 डेमा भी आज क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस काफी दूर है, 4640 के लगभग इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 4750 के और स्टॉप लॉस रहेगा 4580 का। ओके, मीनवाइल वीरू, आज सुबह सुबह शो में एक स्टॉक डिस्कस हुआ था सुशील केडिया के साथ, 3M इंडिया, जब रॉकेट स्टॉक्स की बात हुई थी। और आई थिंक कुछ टाइम पहले इसके नंबर्स भी आए थे, लेकिन ये देखिए CNBC आवाज़ पर आपको इसी तरीके की ट्रेड्स मिलेंगे। देखिए एक वीक मार्केट में भी एक बिल्कुल जो मार्केट मूव नहीं कर रही उसमें भी आपको एक 10% का मूव वाला एक स्टॉक मिला, 3M इंडिया। हालांकि ये स्टॉक ज़्यादा लिक्विड नहीं होगी, इसका टिकट साइज बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी शानदार मूव। गाबा सर, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? वेल, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है सिंजीन। सिंजीन ट्रेड करा 689, 700 पार कर लेगा, 705 भी जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट 700 रहेगा, स्टॉप होगा 682।
सिंजीन। ओके सिंजीन, यानी 2 तो फार्मा कैंडिडेट्स हो गए यहाँ पर। अब चलते हैं सचिन जी के पास, उनका ट्रेड पिक करते हैं। सचिन, क्या पिक करेंगे आप कल के लिए? वीरेंद्र जी, यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यूनाइटेड स्पिरिट्स को। यहाँ पर जिस तरीके से इसने पिछले 7 दिनों से 1170 के लेवल को रिस्ट्रिक्ट किया है, प्लस इसके RSI में जिस तरीके से डेली चार्ट पे एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर 1 से 2 दिनों में यहाँ पर एक अच्छी मूव ऑन द बुलिश साइड अनफोल्ड होनी चाहिए। सो यहाँ पर खरीदारी करनी है। मैकडॉवेल्स के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1174 के आसपास लगाना है, एंड 1 से 2 दिनों में मुझे लग रहा है 1230 1240 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स आखिरी ट्रेड यूनाइटेड स्पिरिट्स का, क्योंकि मैं आखिरी कर रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, जरा क्लोजिंग की ट्रेजेक्ट्री को देखते हैं अनुज। 22890 तो मोर और लेस हमारा जो फर्स्ट पुट राइटर का जोन था वो, और निफ्टी बैंक में मोर और लेस वही पुट राइटर का जोन। अब आज के इस सेशन को देखते हुए विक्स बढ़ा, लेकिन एक छोटे से रेंज में वोलेटिलिटी रही। कल के लिए व्यू क्या होगा? देखिए वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, इस मार्केट में आप पोजीशन कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप बेकार में ओवरनाइट रिस्क भी लें, अपना ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएं, और फिर मार्केट कोई कल को पता नहीं किस करवट बैठे, तो बेस्ट रहेगा कि आप न्यूट्रल पोजीशन के साथ अब जाएं। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक स्विंग जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है वो पूरी हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब बेरिश हो गया मार्केट को लेकर, या मेरा वो 2 3 4 5 6 वाला टारगेट वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन मार्केट में बीच बीच में आपको अपनी स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी एडजस्ट करनी होती है। न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाए। 2 दिन मार्केट में भारी उतार चढ़ाव दिखेगा आपको। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, और काफ़ी वायलेंस मार्केट में हो सकती है, मतलब ये मेरा एक मानना है, और इसलिए मैं इसको वायलेंट शब्द यूज़ कर रहा हूँ, कोई हिंदी शब्द यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि वायलेंट का हिंदी वर्जन क्या होगा यहाँ पर। इस तरीके के मूव्स आ सकते हैं। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू निफ्टी, ये बात मैं कहूँगा, और अभी भी आप देखिए HDFC बैंक में अभी भी थोड़ी बाइंग हो रही है, तो इसके लिए। लेकिन जो चीज़ मुझे थोड़ी सी ख़राब लग रही है वो है एक तो इंडिया विक्स और एक आज का मार्केट ब्रेड्थ, दोनों ख़राब है। मार्केट ब्रेड तो काफ़ी वीक है, और इंडिया विक्स देखिए, इंडिया विक्स में कितना मूव आया, करीब 4.5-5% का, और तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ये 3 सेशन ऐसे हैं जहाँ पे लोग अपने पोर्टफोलियो भी और ट्रेडिंग पोजीशंस भी अलाइनमेंट करेंगे। बिल्कुल। और क्या होता है ना, देखिए हर कोई सीधा सिर्फ 3 तारीख को नहीं अपनी पोजीशंस लाइट करेगा। लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होंगी, कुछ लोग कल करेंगे, कुछ लोग परसों करेंगे, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट में। स्टे न्यूट्रल, और इंडेक्स को यहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे याद रखिएगा, कैरी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। एक और बात है, आज एक US मार्केट भी 1 दिन के विलंब के बाद खुलेंगे, तो अगर हमें कोई ट्रेड लेना होगा तो कल सुबह बात करेंगे उस पर, बट एज ऑफ नाउ शायद किसी ट्रेड की पॉसिबिलिटी नहीं है। और एक काम करते हैं, इसी नोट पे थोड़ा सा हमने निफ्टी बैंक पे बात करी, अब यतिन से बात करते हैं कि डीलर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर डीलर्स भी आशंकित है ना, वो एक वर्ड होता है आशंकित, है ना। यतिन, क्या लग रहा है, डीलर्स क्या चेज कर रहे हैं? चेज तो ठीक है वीरू, थोड़ा बोरिंग सेशन है। आई थिंक जो रेंज बाउंड ट्रेड आज हुआ है, काफ़ी एग्जॉस्टिंग स्क्रीन आपको देखने को मिली, लेकिन 2 स्टॉक स्पेसिफिकली जहाँ डीलर्स बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले जी, बड़े दिनों बाद यहाँ एक रिकमेंडेशन आ रहा है डीलर्स की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं करंट मार्केट प्राइस पे। याद रखिए जून सीरीज़ आखिरी सीरीज़ है, उसके बाद FNO से बाहर हो रहा है, तो शायद एक आखिरी सीरीज़ है जहाँ डीलर्स को लगता है कि थोड़ी बहुत यहाँ ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। 155 से लेकर 160 तक के लेवल्स डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ एक BTH ट्रेड में देखने को बन सकता है, या एक्सपायरी तक यहाँ आपको 160 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक कि संवर्धना मदरसन का सवाल है, यहाँ डीलर्स को लगता है कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल सकता है। लोअर एंड पे डीलर्स को लगता है कि इस स्टॉक में 140 के आसपास एक्यूमुलेट करें। 150-55 के यहाँ टारगेट्स डीलर्स को दिखाई पड़ रहे हैं, और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो दोनों ही जी और संवर्धना मदरसन, ये दोनों स्टॉक्स पे डीलर्स पोजिशनली बाय की खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल वो 3M की बात की थी मैंने, अब 11% ऊपर हो गया स्टॉक। और एक और चीज़, 625 रुपये डिविडेंड दिया इन्होंने। 625 MRF को सीखने की ज़रूरत है यहाँ पर कि अगर अच्छा प्रॉफिट आप कमा रहे हो तो थोड़ा सा तो डिविडेंड दे दो, तो 3 रुपये के बजाय 600 रुपये डिविडेंड, सोचिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर। खैर एनीवे, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। मार्केट थोड़ा स्लिप हुआ, और
निफ्टी, बैंक निफ्टी, बट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज देख लेते हैं। वीकली एक्सपायरी आई थिंक पूरा आज ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप किया यहाँ पर। दोनों साइड के ऑप्शंस ऑलमोस्ट जीरो हुए, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल टिपिकल ड्रीम डे फॉर ऑप्शन राइटर्स आज यहाँ पर फिन निफ्टी में। और ये देखिए वीरू, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत निफ्टी बैंक में भी अगले 2 दिन में ये होने का रिस्क है, क्योंकि विक्स इतना हाई है कि जो अगर आप जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, राइटर्स के तो मौज है। हाँ, आज 2 सेशन मौज है। एग्जैक्टली तो क्योंकि इसी विक्स का वो फायदा उठाएंगे। वो याद था सुबह में एक चीज़ था कि एफआईस 3 लाख कॉल शॉर्ट, 3 लाख पुट शॉर्ट। हाँ, वो 23,000 पर ना। हाँ, 23,000 पर, 23,000 पैसा कमाया हुआ। हाँ, वही मैं देख रहा था, 23,000 पर दोनों। खैर एनीवे, ये इस समय कुछ स्टॉक्स, एक काम करते हैं, एक दो और स्टॉक्स का चार्ट चेक ले लेते हैं। एक बार एल्केम लैब्स लेकर आइए। आई थिंक एल्केम के भी कल या परसों नंबर आने हैं, और एल्केम लैब्स इस समय डे हाई पर ये स्टॉक जा रहा है, लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी। एक और स्टॉक जो मेरे रेडार पर आया वो है SBI लाइफ। पर SBI लाइफ लेकर आइए। इनफैक्ट गाबा सर, SBI लाइफ अगर आपने देखा हो, आज सुबह से हम इंश्योरेंस स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं वैसे, लेकिन SBI लाइफ एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर। ये नहीं, तब हमने डिस्कस किया। SBI लाइफ मैंने रेकमेंड किया था 1451 में, 1480 1500 तक जाना चाहिए। सेटअप सही है, 1432 का स्टॉप लगा कर चले तो अच्छा है। आप थे नहीं, आप बाहर गए थे, इसलिए आपको पता नहीं। 1452 पे। अच्छा, एक बार जरा डायरेक्टर साहब मार्केट ब्रेथ लेके आइए। मार्केट ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स कैसे रही आज? हम मात्र 41 अंकों के नुकसान के साथ क्लोज तो खैर डे लो की ट्रैजेक्टरी में भी होंगे, और निफ्टी बैंक में भी लॉसेस कोई बहुत वाइल्ड नहीं है, बट स्टिल एट डे लो जो ब्रेथ है डेरिवेटिव्स में वो कैसे रही उसको देखने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े, इन सबको देखने की कोशिश करेंगे। जो लॉन्ग्स थे वो आज एक है मात्र, हटाइए, मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ इशू है इसमें, इसको हटाइएगा एक बार स्क्रीन से। मेरे ख्याल से लॉन्ग इससे ज़्यादा होंगे। मेरे ख्याल से ये प्रॉपर स्टैट्स जो है वो फैच नहीं कर रहा है। ग्लेनमार्क जाते जाते अगर आप देखें अपनी तेज़ी को बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो कैरी कर रहा है कल के लिए। सुबह ये पहला ट्रेड या दूसरा ट्रेड था मेरे ख्याल से, और अब वो सचिन ग्लेनमार्क को क्या कैरी करना चाहिए क्या किसी नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन को, जिस प्रकार की क्लोजिंग के लिए बढ़ रहा है? ऑप्शन में तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्राइसेस काफी एलिवेटेड है, बट फ्यूचर्स के लिहाज से जिस तरीके से इसने एक ब्रेकआउट दिया है 1100 लेवल के आसपास का लेवल अभी वापस रीएस्टैब्लिश किया है ऑन द हायर साइड, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए। एंड लगभग अराउंड 1230 1260 की नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आई थिंक किसी की अगर फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी 1105 के स्टॉप लॉस के साथ। एक दो और काउंटर स्क्रीन पर रखने चाहिए क्लोजिंग से पहले। यहाँ पर एक श्रीराम फाइनेंस थोड़ा सा मोमेंटम लौटा है, और बजाज फिनसर्व, क्योंकि हम HDFC, SBI लाइफ एंड द लाइक्स की बात कर रहे थे। बजाज फिनसर्व, रचना जी कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या 1600 के आसपास, जो शायद कल भी थोड़ा चले? जी, मैं उसी को देख रही थी, एंड यहाँ पे डेफिनेटली एक पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि ये 200 पीरियड एवरेज से सपोर्ट लेके इंट्राडे चार्ट्स वगैरह से चल रहा है, एंड फर्स्ट डे है फॉर दैट मैटर, एंड डाउन ट्रेंड फॉलिंग डाउन ट्रेंड लाइन को भी ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है, एंड मोमेंटम इंडिकेटर इज आल्सो पॉजिटिव। तो ऊपर वाली साइड पे ये 1635 तक जा सकता है, 1635 1640 तक। जब तक ये 1610 होल्ड करेगा तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। श्रीराम फाइनेंस, अच्छा श्रीराम फाइनेंस से ज़्यादा मुझे लग रहा है ये टाटा कंज्यूमर पर नज़रें डालनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मोमेंटम आया है। पूरे FMCG स्पेस में कंस्टिंग आज अच्छा दिन रहा। HUL देखिए आप 0.5% ऊपर, ब्रिटानिया में एक अच्छा खासा मूव जिसकी बात वीरू भी कर रहे थे। टाटा कंज्यूमर में भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी बनती दिखाई दी है। ब्रिटानिया हमने पहले डिस्कस किया है अमित, लेकिन ये HUL टाटा कंज्यूमर में से कोई पिक जो आप प्रेफर करेंगे कल के लिए कैरी करना? इनफैक्ट आज सुबह में डाबर काफ़ी एक्टिव था, अब बहुत शांत हो गया है, या आज के आज प्रॉफिट बुक कर लें?
नहीं मैम, बिटवीन द टू अगर हम प्रेफर करें, आपने टाटा कंज्यूमर और हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट HUL का ज्यादा बेटर है, बिकॉज ये अपने काफी क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर, मोस्ट ऑफ द मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट मूविंग एवरेज 200 SMA जो थोड़ा सा भी दूर है। स्ट्रक्चर HUL का पॉजिटिव है, यहाँ पे मैंने दोपहर में भी रिकमेंड किया था। इस पोजीशन को कैरी किया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 2550 एंड 2600। इट्स अ पोजिशनल व्यू। तो ये फिलहाल HUL शायद एक ज़्यादा बेहतर ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इस बीच भले ही हम मंथली एक्सपायरी की तरफ जा रहे हों, कुछ स्टॉक्स हैं जो बैन में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। है क्या वो डेटा? हाँ, ABFRL। अच्छा, ABFRL बाय द वे नंबर्स का इंतज़ार है आज। GMR एयरपोर्ट के कल नतीजे आएंगे और सन टीवी एक बहुत तगड़ी तेज़ी दिखाई है सन टीवी में, इसका हम जिक्र कर भी रहे थे कि आज अच्छा भागा है काउंटर। बाहर से बैन से बाहर जो निकल सकता है। 80% पोजीशंस के साथ JNFC और साथ ही साथ 83% पोजीशंस के साथ PEL। यहाँ पर थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला है, तो ये स्टॉक्स आप दरअसल रेडार पर रखेंगे। अच्छा, सन टीवी वाला ट्रेड गावा साहब हो गया स्क्रीन पर या फिर अब कुछ कैरी किया जा सकता है? देख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पर। सन टीवी इनफैक्ट नहीं, 680 पार करना जरूरी है। बाई मोड पर है, लेकिन 680 पार कर ले आजकल में, मेरे ख्याल से वहां पर फ्रेश बाय मिलेगा सिग्नल, जो करीब 700 तक ले जाएगा तक जा सकता है। ये मोमेंटम तो आया है, अच्छा मोमेंटम स्टॉक में दरअसल बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आज की क्लोज थोड़ी सी फीकी रह गई, कुछ कंसोलिडेट ही करता हुआ मार्केट दिखाई दिया है। लास्ट आवर में एशियन पेंट, कावा साहब ने मुझे याद है बर्जर पर एक व्यू दिया था, लेकिन जाते जाते माइनस क्या एशियन पेंट, जिसमें आज करीब 2910 के आसपास क्लोज आया है, ये एक ट्रेड कल भी चलने लायक लग रहा है या नहीं? मानस, एशियन पेंट पर नजर गई है? तो देखिए एशियन पेंट्स पे ऐसा लग रहा है कि जो करेक्शन था, वो छोटा सा जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2960 के आसपास का होगा, तो 2960 के टारगेट के लिए आप एशियन पेंट्स पे करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 2885 के नीचे लगाने। ओके, चलिए अब हम इस क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं और आई थिंक स्क्रीन पे बैठना चाहे वो आप टर्मिनल में बैठें, ट्रेड पंच करें या फिर हम स्क्रीन पे बैठें, कभी कभी स्क्रीन पे बैठना बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से ये बीता 1 घंटा हर्षता और मैं और अनुज जानते हैं कि कितना मुश्किल था। लैक लस्टर जिसे कहते हैं, कोई गतिविधि नहीं, इंडेक्स सिंक हो रहा है बट ऐसा सिंक नहीं हो रहा है कि आप शॉर्ट कर जाएं। और क्योंकि दोनों ही इंडस्ट्रीज अभी भी अपने ऑप्शन बेस के ऊपर हैं, आई थिंक शॉर्ट करने का तर्क भी नहीं है। परसों की बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद कल की कैंडल का कुछ अंश हमने यहाँ पे सरेंडर किया, कुछ अंश, लेकिन सब्सटेंशियल नहीं। और मेरे ख्याल से अब यहाँ पे ना कोई पुल बैक की थ्योरी ड्रॉ करूँ मैं यहाँ से कि भाई कैरी कर लो पोजीशन लॉन्ग करो, नो नॉट एग्जैक्टली, मेरे पे कोई पॉइंट ही नहीं है बात करने का। जरा एक बार प्लीज़ कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक के दोनों में एक बार कंट्रीब्यूटर्स को देखता हूँ। सिर्फ अगर आप देखें जो नॉन इंडेक्स काउंटर्स हैं उनमें स्विंग आ रहे हैं, कुछ फार्मा काउंटर्स में स्विंग है, अदर देन अगर आप देखें तो उसके बाद आप देखिए ना एशियन पेंट्स इन आइसोलेशन आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, बट कोई सेक्टोरियल थीम इसको चेज नहीं कर रही है, सिर्फ मात्र एक एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और कोई इस तीसरा स्टॉक है ही नहीं। फिर लिखा ये ग्रासिम, SBI लाइफ और दिवीज लैब, फार्मा में थोड़े बहुत मूव है, लेकिन ना प्रेजेंस HDFC बैंक की, ना प्रेजेंस अगर आप देखें तो कोई दिग्गज की किसी की, और तो बहुत अगर आप देखें फ्लैट रुझान है। एग्जैक्टली कल स्ट्रेंथ कौन स्पॉन्सर करेगा कहना बहुत मुश्किल है। और जरा प्लीज़ एक बार निफ्टी बैंक लेके आइए 49,087, और एक बार लेके आइए आप जरा प्लीज़ निफ्टी IT फाइनली हल्का सा नुकसान यहाँ पे और रिट्रेस हुआ ये करीब 33,844 तक। ये वही पॉइंट है निफ्टी IT का जहाँ से इसने परसों एक ब्रेकआउट जनरेट किया था, मेरे ख्याल से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहीं लौट के निफ्टी IT भी आया है और कोई एक्शन नहीं है, बिल्कुल एक्शन नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल। अगर आप देखें स्थिर बाजार, एक कोटेक लेके आइएगा, कोटेक थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। ये वो स्टॉक है जो कि पिछले 2-3 दिन में एक मोमेंटम जनरेट कर रहा था, लेकिन रिट्रेस ये भी हुआ और कोटेक ने काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट ये कर दिया कि एज ऑफ नाउ इन करंट सर्कमस्टेंसेस अभी मेरे लिए 50 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को पार करना मुश्किल है। लगभग पिछले 4 सेशन से कोटक महिंद्रा बैंक की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है
वो है 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मल्टीपल हायर शेडोज, लेकिन अब तक वो लेवल्स क्रॉस नहीं हो पाए हैं। डिफ़िकल्ट था ये सेशन हर्षता, लेकिन अच्छी बात है कि इसका भी अब अंतिम पड़ाव आ गया है। ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। जी हाँ वीरू, बहुत ही पेनफुल और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग। आई एम श्योर अगर आपका पैसा नहीं लगा और सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं आप बैठ के, सिचुएशन थोड़ी सी नरम पड़ती हुई। और निफ्टी बैंक ने इनफैक्ट एक अच्छा खासा ड्रैग दिखाया है। निफ्टी बैंक देखते ही देखते 200 पॉइंट नीचे आ गया, 49,058। तो आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो एक्सपायरी है वो थोड़े से सॉफ्टर नोट पर होती हुई दिखाई दी। कल ऑफ कोर्स बैंक एक्स की एक्सपायरी की तरफ हम उतरेंगे ज़रूर। आज आप गौर करिएगा, निफ्टी 50 23,000 तक पहुंचा भी नहीं, 22,998 तक के लेवल्स देखने को मिले थे और 65 अंकों की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में दबाव, एडवांस डिक्लाइन रेशो बेहद नेगेटिव, क्योंकि मिड कैप्स ने आज सबसे ज़्यादा दरअसल अंडर परफॉर्म किया है और मिड कैप्स की अगुवाई में ही दरअसल वो सेल साइड की पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई दी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% नीचे दिख रहा है आज। हालांकि आप गौर करिएगा, कुछ स्टॉक्स जो थोड़े से रेजिलिएंट थे, ग्लेनमार्क जैसे ट्रेड्स में हमने देखी तेजी, नेटको जैसे ट्रेड्स में हमने कुछ तेजी देखी। डिफेंसिव साइड पर सिंजीन, बायोकॉन, डीवीज लैब, ये कुछ स्टॉक्स बैठते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्शन रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे, जो हाई बीटा काउंटर्स थे, बैंकिंग स्टॉक्स थे, वहाँ पर हमने देखा एक फ्लिप साइड का ट्रेड, मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी। फटाफट से सेक्टोरल सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि कहाँ ड्रैग देखने को मिला। तो आप देखिए, सिर्फ फार्मा है जहाँ पर तेजी बनती दिखाई दी, बाकी सभी इंडाइसेस में दबाव देखा गया। निफ्टी बैंक खुद 200 पॉइंट नीचे। आप पीएसयू बैंकों में देखेंगे तो 100 पॉइंट का करेक्शन। आज सीपीएसई इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिला। ऑटो स्टॉक्स, आईटी काउंटर्स, एफएमसीजी काउंटर्स, कुछ स्टॉक्स थे पॉजिटिव में, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स थोड़ा सा नर्म। और ऑयल एंड गैस में भी करेक्शन देखने को मिला। और कैपिटल गुड्स, जहाँ पर एक ये स्ट्रेंथ वाला पिलर बना हुआ था, वहाँ पर भी कुछ करेक्शन नजर आया है। हीट मैप पर आप नजर डालेंगे तो वहाँ पर आपको साफ नजर आएगा कि किन दिग्गजों ने ड्रैग किया है। तो आज बिकवाली का नाम अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों थे। सीपीएसई इंडेक्स में दबाव, तो पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एनटीपीसी जैसे ट्रेड्स नरमी में रहे हैं आज। ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी 1.5% नीचे, तो आरआईएल करीब आधे % से ज़्यादा का नुकसान दिखाता हुआ। भारती के लिए कमज़ोर सत्र देखने को मिला है। एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स, एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स में आज कुछ वीकनेस देखी गई। चला क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा फार्मा काउंटर्स। इंश्योरेंस में एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स बड़े मूवर्स रहे हैं आज। ऑफ कोर्स डीवीज में एक अच्छा सत्र देखने को मिला है खरीदारी का, डॉक्टर रेड्डीज ऊपर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स जो हमने देखा क्यों, जो मॉनसून के अपडेट से लिया, तो हीरो, एचयूएल, आपका ब्रिटानिया, एशियन पेंट, ये कुछ स्टॉक्स चलते हुए दिखाई दिए। एक क्लोज आज का जो आया है, आप कह सकते हैं थोड़ा सा ठंडा क्लोज है, 64 पॉइंट नीचे। इवेंट से पहले शायद कुछ पोजीशंस हल्की लोग रखना चाह रहे हैं। 22,868 के आसपास तक का क्लोज देखने को मिला है। और निफ्टी बैंक कल की ऑफ कोर्स एक्सपायरी से पहले एकदम शांत होता हुआ करीब 222 अंकों का नुकसान देखने को मिला है। मंथली एक्सपायरी है तो कल होगी या परसों बैंक एक्स की, आई थिंक वो क्लब हो गई थी। लेट्स सी, आइदर वेज कुछ मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दी है। सीधा सौदा का एक अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जो यतिन और नीरज के बीच का मुकाबला है, यतिन ने दोनों तेजी मंदे वाले ट्रेड्स पकड़े थे। तेजी में जुबलेंट इंडस्ट्री अच्छा चला है। नेगेटिव साइड पर एलगी इक्विपमेंट्स, बोरोसिल और जीएमडीसी खराब नंबर्स पर इन स्टॉक्स में कमजोरी आएगी, आपको सुबह में बताया था। अच्छे नतीजों पर एसएच केलकर, कोलगेट में एक्शन, क्रिस्टल में तेजी की पोजीशंस नीरज ने सुझाई थी और एनएमडीसी वीकर साइड पर ऑफ कोर्स नंबर्स रहे थे। चलिए, तो कुल मिला के इस सेशन का भी, और बहुत ही अगर आप देखें तो ठंडा कोई गतिविधि नहीं, लेकिन कुछ 2-3 ट्रेड्स अच्छे मिले थे, जैसे HDFC, MC, SBI लाइफ और हीरो मोटोकॉर्प की क्लोज बड़े क्रिटिकल जोन में आया है। और ये पुट राइटर्स का जोन है दोनों ही इंडेक्सेस पे, निफ्टी बैंक पे, और निफ्टी आईटी का रिट्रेसमेंट भी एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे, ऑलमोस्ट एट 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब कल का दिन क्रिटिकल रहेगा और परसों का दिन भी, आई थिंक परसों एक्सपायरी है निफ्टी की। सेटअप क्या है, स्टॉक्स इन न्यूज़, ग्लोबल मार्केट्स, सब कुछ लेके हाजिर होंगे मैं, हर्षता, नीरज जी और अनुज सुबह मॉर्निंग कॉल, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।